तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में आपको मेरी वॉइस ओवर एंड एडिटिंग बोरिंग लग सकती है एंड इसका रीजन ये है कि उस समय मैं यूट्यूब पर नया नया एनिमे एक्सप्लेन कर रहा था एंड ऑफ कोर्स मेरे पास नॉलेज नहीं थी, बट ट्रस्ट मी ये एनिमे काफी ज्यादा कमाल का है एंड जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी मेरी वॉइस ओवर क्वालिटी एंड एडिटिंग इंप्रूव होती जाएगी। तो अब इस 1 घंटे की वीडियो को एंजॉय करो। एपिसोड की शुरुआत में स्क्रीन पर कुछ लिखा आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बड़े प्यार से रखोगे तो उसके अंदर आत्मा आ जाएगी और अगर उसी चीज को आप कचरा समझकर फेंक दोगे तो उसके अंदर क्या आएगा। सीन सिर्फ होता है और हमें एक सिटी को दिखाया जाता है। ये सिटी काफी ज्यादा शानदार लग रहा था। सबने सादे कपड़े पहने थे और यहाँ पर गंदगी नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहीं पर एक लड़की जिसकी नई डॉल थोड़ी सी फट जाती है, उसे सील कर आसानी से ठीक किया जा सकता था, बट इन लोग काफी ज्यादा अमीर है तो इन लोग नया खरीदेंगे और उस फटी डॉल को कचरे में फेंक दिया जाता है। एंड हमें फिर से स्क्रीन पर कुछ लिखा आता है कि इंसान किसी भी चीज को आसानी से कचरा बना देता है, जैसे कि वो बिल्कुल बेकार है और अब वो किसी काम नहीं आएगी। और वो ऐसा दूसरे इंसानों के साथ भी करते हैं। सारा कचरा टनल से होते हुए एक ट्रक में इकट्ठा होता है और वो ट्रक उसे वेयर हाउस में लेके जाता है। इसी बीच हम एक मास्क लगाए हुए लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम रूडो है और यही हमारा मेन कैरेक्टर है। रूडो कचरे में जाकर कुछ ढूंढने लगता है लेकिन एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। समझ जाता है कि ये वही कचरा चोर है जो उसके सुंदर शहर को गंदा करने की फिराक में लगा हुआ है। वो अलार्म बजा देता है और वो गार्ड रूडो को सिलेंडर करने के लिए बोलता है। रूडो उनके ऊपर कचरा फेंककर यहाँ से भागने लगता है। वो लोग उसके ऊपर गोली भी चलाते हैं लेकिन रूडो उनसे बच जाता है। रूडो काफी ज्यादा तेज था, एक गोली उसके हाथ को चीरकर निकल जाती है लेकिन फिर भी रूडो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। हारा के रूडो अपने मन में बोलता है, मैं तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ रहा कमीनो। हम देते हैं कि रूडो सिर्फ फटी हुई डॉल को लेने गया था अंदर। सीन शिफ्ट होता है और हमें टाउन को दिखाया जाता है। लड़की आपस में बात कर रही थी। हमने सुना क्या, वो कचरा चोर कल भी आया था, लेकिन कचड़े की चोरी कौन करता है, लेकिन वो जरूर ट्राइब फॉक में से होगा। और इनकी बातें एक आदमी सुन रहा होता है और उसके कपड़े थोड़े से गंदे थे क्योंकि ये आदमी भी एक ट्राइब फॉक है। ये लोग ट्राइब फॉक को बहुत ही नीचे नजर से देखते हैं। वो लड़कियां कहती हैं कि जरा देखो तो कितना गंदा लग रहा है, आखिरकार ये लोग हमारी जमीन में आते ही क्यों है। और उस आदमी का नाम है रेक्टो। वो एक गेट खोलता है और वो दूसरी तरफ चला जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार बनी हुई है और दीवार की दोनों तरफ जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सब कुछ आलीशान और सुंदर था और दूसरी तरफ सब कुछ फटा मैला और गंदा था। बेसिकली बताऊं तो एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग रहते हैं और इन गरीबों को ट्राइब फॉक कहा जाता है। ट्राइब फॉक वाले भी कचरा चोर के बारे में कह रहे थे, इसकी वजह से हम पे कोई मुसीबत ना आ जाए। अब हम रूडो को देखते हैं जो उस डॉल को ठीक करने में लगा हुआ था। तभी रूडो के पास एक लड़की आती है जिसका नाम चीवा है। चीवा रूडो को डांटने लगती है, आखिरकार तुम कचरा क्यों चोरी करते हो, अगर तुम्हें पकड़ लिया तो। रूडो कहता है कि अमीर लोग ऐसी भी चीजें फेंक देते हैं जो एकदम ठीक होती है, मुझे उनके लिए बुरा लगता है। तुम्हें उन चीजों को रूडो ठीक करके बेच देता है जिससे रूडो का थोड़ा सा खर्चा पानी निकल सके। तभी यहाँ पर 3 लड़के आ जाते हैं जो रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं। हमें से कितनी बदबू आ रही है, चीबा को इसके साथ नहीं घूमना चाहिए, ये हमेशा अपने गंदे ग्लव्स पहना रहता है, अगर इसने तुम्हें टच कर लिया तो तुम बीमार हो जाओगे। चीबा कहती है कि मुझे रूडो से कोई दिक्कत नहीं है, हम सब झोपड़पट्टी में रहते हैं तो हम सब एक समान हुए। असल में ये झोपड़पट्टी वाला इलाका क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए बनाया गया था, यानी कि ये सारे लोग किसी न किसी क्रिमिनल के वंशज हैं, यानी कि इनके बाप दादों की कर्मों की सजा इन्हें मिल रही है। ये सब अपनी इमेज सुधारने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन रूडो के बाप पूरा काम खराब कर दिया क्योंकि रूडो के बाप ने बहुत सारे लोगों को ऊपर पहुंचा दिया था। यू नो व्हाट आई मीन। इसीलिए वो रूडो को अपने से नीचे मानते हैं। ये सब सुनकर रूडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रूडो अपनी कातिला आंखें लेकर के मारे यहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए कहते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा, देख लेना ये भी किसी दिन कातिल बनेगा। अब चीबा रूडो से कहती है कि तुम बिल्कुल भी अपने बाप की तरह नहीं हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम एक काफी अच्छे इंसान हो और तुम कभी भी किसी को नहीं मारोगे। ये सुनकर रूडो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। साफ साफ पता चल रहा है कि रूडो चीवा को लाइक करता है। तभी चीवा की नजर उस डॉल पर जाती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था और ये डॉल चीवा को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। असल में ये डॉल बेचने के लिए नहीं लेके आया था रूडो, ये चीवा को गिफ्ट देने के लिए लेके आया था। और इससे पहले कि रूडो अपना गिफ्ट दे पाता, चीवा की मदर आ जाती है और चीवा चली जाती है अपनी मदर के साथ। और उसके बाद रूडो भी अपने घर चला जाता है जहाँ पर रेक्टो उसकी टांग खींचने लगता है। अच्छा, तुम वो डॉल चीवा के लिए लेके आए थे। असल में रेक्टो ने इनकी सारी बातें सुन ली। रेक्टो रूडो को बोलता है कि तुम्हें सीधा उसको प्रपोज कर देना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि कल रात तुमने कौन सा कांड कर दिया है। रेक्टो रूडो को बोलता है कि हम इतने गरीब नहीं है कि हमें कचरा चोरी करना पड़े, पैसा कमाने का काम मुझ पे छोड़ दो और तुम अपनी लाइफ बना। दरअसल रेक्टो ने रूडो को पाल पोस कर बड़ा किया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रेक्टो रूडो का मुंह बोला बाप। रूडो रेक्टो की काफी ज्यादा ही रिस्पेक्ट करता है। रेक्टो का थोड़ा सा बोझ हल्का हो इसलिए वो कचरा चोरी करता है।
तभी रेक्टो नोटिस करता है कि रूडो के हाथ में एक चोट आई है। रेक्टो रूडो को अपनी ग्लव्स निकालने के लिए बोलता है ताकि उसमें मरहम पट्टी कर सके। जब रूडो अपना ग्लव्स निकालता है तो हम देखते हैं कि रूडो के हाथ बहुत ही अजीब थे एंड उसका जिम्मेदार वो अपने बाप को बताता है और इन हाथों को छुपाने के लिए वो हमेशा ग्लव पहनता है। रेक्टो बोलता है कि बड़ा क्राइम करने का मतलब मौत की सजा हो और यहाँ पर मौत की सजा के लिए अपराधी को पिट में फेंक दिया जाता है। सालों से ये परंपरा चली आ रही है। रूडो के फादर को भी पिट में फेंक दिया गया था, तो रूडो को अपना ख्याल रखना चाहिए। रूडो को याद आता है कि जब से उसने अपना होश संभाला है तब से उसका हाथ काला है। कभी कभी इन काले हाथों में काफी ज्यादा दर्द होता है और लोग रूडो को काफी ज्यादा अजीब नजरों से देखते हैं। तब रेक्टो ने इसे ग्लव्स दिए थे। ये ग्लव्स पहनने से रूडो का दर्द कम हो गया था और रूडो रेक्टो का कभी भी एहसान नहीं चुका पाएगा। रेक्टो रूडो का फिर से टांग खींचने लगता है कि तुम्हें चीवा को प्रपोज कर देना चाहिए वरना चीवा को कोई और पटा ले जाएगा। दोनों इस बात पर काफी ज्यादा बहस करने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि बाहर इनकी बातें कोई सुन रहा होता है। अगली सुबह रेक्टो रूडो को कहता है कि थोड़ा स्माइल करना सीख लो, तुम ऐसे अच्छे नहीं दिखते। अब वो डॉल लेकर चीवा को ढूंढने लगता है। उसे वो पिट दिखता है। दरअसल पिग एक बहुत बड़ा गड्ढा है जहाँ पर ये सब अपना कचरा फेंकते हैं और अगर कोई क्राइम करता है तो उसे भी पिट में फेंक दिया जाता है। इतनी बड़ी और गहरी है कि किसी को नहीं पता कि इसका अंत कहाँ पर होता है। इन्हें उसमें अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। इसमें फेंके जाने वाले लोगों का क्या होता है किसी को नहीं पता। आज भी एक आदमी को पिट में फेंका जाता है। तभी यहाँ पर चीवा आ जाती है और वो रूडो से बोलती है कि तुम यहाँ पर नजारा देखने आए हो क्या। चीवा बोलती है कि उनके एरिया को जानबूझकर पिट के पास में बनाया गया है ताकि इसे देखकर हम डरते रहें कि अगर तुम कुछ भी बुरा करते हो तो तुम्हें पिट में फेंक दिया जाएगा। तो इन्हें ना चाहते हुए भी इनको ये नजारा देखना पड़ता है। चीवा कहती है कि मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हें भी पिट में फेंक दिया जाए, लेकिन अगर तुम कच्चा चोरी करते रहोगे तो तुम्हें किसी न किसी दिन पिट में फेंक दिया जाएगा। रूडो कहता है कि कल ये सेम चीज मुझे रेक्टो ने भी कहा था। चीवा कहती है कि उन्हें तुम्हारी चिंता है क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। रूडो चौंक जाता है, वो भी प्यार करते उसका मतलब क्या हुआ। तो दरअसल चीवा ने जाने अनजाने में ही रूडो को कन्फेस कर दिया है कि उसे वो प्यार करती है। तो सुन रूडो अपना शर्म से मुंह ढक लेता है और बोलता है कि ये डॉल मैं तुम्हारे लिए लाया था लेकिन ये कचरा है तो शायद तुम्हें ये पसंद। चीवा वो डॉल ले लेती है और कहती है कि ये डॉल हमेशा मैं अपने पास रखूंगी। अब रूडो का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो सब चीजें रेक्टो को बताने के लिए भाग के उसके पास जाने लगता है। रास्ते में वो कुछ पुलिस वालों से भी टकराता है, पता नहीं वो यहाँ पर क्यों आए थे। अब रूडो भाग के अपने घर पर आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है लेकिन मैंने चीवा को तो कहा ही नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ। रेक्टो कहेगा कि तू सही से जाकर प्रपोज कर। जब वो दरवाजा खोल के अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक आदमी ने रेक्टो के पेट में तलवार घुसा दी थी। रूडो गुस्से में उसकी तरफ भागता है लेकिन उसके जवाब में वो आदमी रुक्टू को ही बेहोश कर देता है मार मार के। उसके पास एक बुक भी थी जिसे लेकर वो जाने लगता है पर वो रूडो को कुछ नहीं करता। रूडो को रेक्टो की आवाज आती है जो अब भी जिंदा था। वो कहता है भाग जाओ और इस घटिया दुनिया को बदल दो। और इतना कहते ही रेक्टो की हो जाती है। तभी पुलिस वाले आकर रूडो को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें ये लगता है कि रेक्टो को रूडो ने मारा है। तो उन पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो पुलिस वाले एक भी नहीं सुनते और आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है कि बाप की तरह बेटा भी एक नंबर का ये निकला। और रूडो को पिट के पास लेकर जाया जाता है। इसने ना ही सिर्फ कचरा चोरी की है, इसने एक आदमी से भी मारा है जो कि एक बहुत बड़ा पाप है। फर्क नहीं पड़ता कि वो एक ट्राइपॉक हो, लेकिन जो भी डर जैसा पाप करता है वो इस जमीन पर रहने के लायक नहीं है और इसीलिए रूडो को पिट में फेंकने की सजा मिलती है और इस कचरे को जल्दी से पिट में फेंक दिया जाए। टाउन के लोग भी यही नारे लगा रहे थे। रूडो को तो समझ में भी नहीं आता कि अचानक ये क्या हो गया। उसे भीड़ में चीवा दिखती है। वो उसे बताने का ट्राई करता है कि रेक्टो को किसी ने मारा है, तुम्हें ढूंढना होगा कि आखिर उसे किसने मारा। चीवा कहती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया लेकिन तुम अपने बाप जैसे निकले। चीवा रूडो की दी हुई डॉल वहीं पर फेंके चली जाती है। नारे लगाने लगते हैं कि इस कचरा को फेंक दो। रूडो कहता है असली कच्चा तो तुम लोग हो। तभी रूडो को भीड़ में वही आदमी दिखता है जिसने रेक्टो को मारा था। उतने में ही रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है। गिरते हुए रूडो बोलता है मैं तुम सबको नर्क में भेजूंगा, तुम सबको समझ में आ रहा है, तुम सबको मैं तुम सबको मारूंगा। रूडो काफी समय तक पिट में गिरता ही रहता है और उसे जब होश आता है तो वो एक कचड़े के ढेर में पड़ा हुआ था। वो जिंदा था और उसे अपने आजू बाजू कचरे के अलावा और कुछ नहीं दिखता है और ये वही कचरा था जिसे लोगों ने कितने सालों से यहाँ पर फेंका है। तभी रूडो अपने पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो कि पूरा कचड़े से बना हुआ था। और एपिसोड 2 की शुरुआत रूडो की बचपन से होती है। वो हमेशा सोचता था कि जिन लोगों को क्रिमिनल और कचरा समझ के पिट में फेंक दिया जाता है आखिर उन लोगों का होता क्या है। शहर के लोग बात किया करते थे कि देखो और एक ट्राइपॉक को पिट में फेंक दिया गया है।
पता नहीं आखिरकार इन लोग इतने क्राइम क्यों करते हैं। इन लोगों के दिमाग में पूरा कचरा भरा हुआ है। कहानी प्रेजेंट में आता है। यहाँ रूडो खुद पीठ में आ गया है। वो एक बहुत बड़े कचड़े के मॉन्स्टर से भाग रहा था। वो मॉन्स्टर दहाड़ता है और इस दहाड़ने की वजह से कुछ और मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाते हैं। ये सब मॉन्स्टर कचड़े से बने हुए थे और वो कचड़े से बने हुए मॉन्स्टर रूडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रूडो अपने मन में सोचता है आखिरकार ये चीज है तो है क्या। ये कचड़े से बने हुए मॉन्स्टर चल फिर कैसे पा रहे हैं। रूडो भागता रहता है। उसे एक इंसान की खोपड़ी मिलती है। वो ऊपर देखते हुए चिल्लाता है, आखिरकार तुम कमीनों ने मुझे इस जगह पर क्यों पटक दिया। रूडो अब एक कचड़े के बने पहाड़ से नीचे गिर जाता है। इस जगह पर इतना ज्यादा कचरा और पोल्यूशन है कि रूडो को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। उसे यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो रूडो ऐसे मर जाएगा। रूडो को कोई सेफ जगह जाना पड़ेगा, लेकिन उसके सामने पूरा कचड़े का समुंदर है। ऐसी जगह पर इसे कोई सेफ प्लेस कहाँ मिलेगा। वो अब ब्लड की वॉमिटिंग करने लगता है। अब वो मॉन्स्टर भी रूडो के पास आ जाते हैं। रूडो अब अपने मन में सोचता है कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगा क्या, मैं तो कुछ कर भी नहीं पा रहा। तब उसे रेक्टो की याद आने लगती है और वो सोच लेता है कि वो इस घटिया जगह से बाहर निकल के रहेगा। मुझे बदला लेना है, मुझे बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने मुझे बिट्रे किया। मुझे बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने मुझे पिट में फेंका। मुझे बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने मुझे अपराधी घोषित कर दिया। और सबसे पहले मुझे पकड़ना है उस कमीने को जिसने रेक्टो को मारा था, और तब तक मुझे जिंदा रहना होगा। और हम देखते हैं कि रूडो के ग्लव्स में किसी तरह की पावर आ जाती है। रूडो के सामने कुछ चीजें चमकती हुई नजर आ रही थी। रूडो अब एक पाइप को उठा लेता है और जब वो मॉन्स्टर रूडो को खाने के लिए उसकी तरफ आता है तब रूडो उसी पाइप से उसके मुंह में मारता है। हम देखते हैं कि एक आदमी दूर बैठे ये सब देख रहा था। रूडो अब उस पाइप से मॉन्स्टर को पीटने लगता है और वो अलग अलग चीजें लेके उससे मारने लगता है, लेकिन सांस लेने की वजह से उसकी हालत खराब हो जा रही थी। दो मॉन्स्टर रूडो को खाने आते हैं और हम फिर से वो रेड एनर्जी देखते हैं। देखते ही देखते रूडो एक मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है, फिर एक टीन का टुकड़ा उठाकर दूसरे मॉन्स्टर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। मानो रूडो के पास सुपर नेचुरल पावर आ चुका है और रूडो जिस भी चीज को छू रहा था वो हथियार बन जा रहा था। लेकिन वो सबसे बड़ा मॉन्स्टर अब भी जिंदा था, जो कि रूडो को बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। रूडो अपने सामने एक छाते में एक आदमी को देखता है और उस छाते वाले आदमी ने ना एक मास्क पहना हुआ था। वो आदमी रूडो के मुंह में एक ऑक्सीजन मास्क लगा देता है, जिसकी वजह से रूडो सही से सांस ले पा रहा था। रूडो अब उस आदमी से पूछने लगता है, तुम यहीं रहते हो क्या? आखिर ये जगह कौन सी है? वो मॉन्स्टर क्या था? वो आदमी रूडो से कहता है, शांत रहो। रूडो बार बार सवाल पूछता है बट वो आदमी एक ही जवाब देता है, शांत रहो। उस आदमी का पेशेंस खत्म हो गया। वो आदमी भी अब चिल्लाने लगता है, तुम लोगों ने ये कचरा यहाँ पर फेंका है और मैं तुम्हें कितने बार चुप रहने के लिए बोला, लेकिन तुम हो कि चुप ही नहीं रहोगे। पर अब तुम्हारी वजह से वो कचरा मॉन्स्टर हमें ढूंढ लिया। वो कचड़े से बने हुए मॉन्स्टर है, तुम ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते उन्हें। और ऊपर से वो लोगों के साउंड पे रिएक्ट करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कब से चुप रहने के लिए बोल रहा था, लेकिन तुम हो कि चुप नहीं रह रहे। मॉन्स्टर अब इनके पीछे आ गया था। वो बंदा अपने छाता में किसी तरह का एनर्जी डालता है एंड उस मॉन्स्टर को पलक झपकाते ही खत्म कर देता है और मॉन्स्टर कटने के बाद पूरा मिट्टी बन जाता है। इनके सामने अब बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। यह आदमी बिजली के रफ्तार में एक एक मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर रूडो अपने मन में सोचता है, ये कैसी पावर है बे? अगर ये पावर मेरे पास हो तो मैं अपना रिवेंज ले पाऊं। लेकिन अभी भी बड़ा मॉन्स्टर बाकी था। वो मॉन्स्टर इसकी तरफ एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकता है, लेकिन ये एक छाते की मदद से बच जाता है। वो छाता को ट्रांसफॉर्म करके उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस आदमी का छाता नॉर्मल हो जाता है। रूडो उस बंदे से बोलता है, आखिर तुम हो कौन? वो आदमी अपना मास्क उतारता है और अपना नाम इंजन बताता है और मैं एक क्लीनर हूँ। अभी उसे बदबू आती है और वो अपना मास्क फिर से पहन लेता है और रूडो को डांटने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपना मास्क नीचे कर दिया, और रूडो बेहोश हो जाता है। हमारा सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पर रूडो को दिखाया जाता है। रूडो कुछ बच्चों के साथ झगड़ा करके आया था। उसने उससे कहा था कि किसी ऑब्जेक्ट में जान होता है और वो उस पे हंसने लगे। एक्टो कहता है कि क्या तुमने उसे पलट के मारा? जिस पे रूडो ना में सर हिलाता है। तो अच्छा किया। तो दरअसल रेक्टो ने रूडो को बताया था कि अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को बड़े प्यार से रखोगे तो उसके अंदर जान आ जाएगा। रूडो को लगा कि इसमें सच में जान आ जाएगी। रेक्टो कहता है ये एक पुरानी कहावत है, लोगों ने सामान को सही से रखने के लिए ऐसा कहा होगा, पर मैं इस बात पे यकीन करता हूँ। जैसे इस टॉवल में भी सोल है और ये तुम्हारा चेहरा साफ कर दिया। रूडो बोलता है यानी कि उस कुर्सी, उस टेबल, उस सोफा, इन सब में सोल है। रेक्टो कहता है हाँ हो सकता है। रूडो बोलता है यानी कि इस ग्लास में भी आत्मा है। रेक्टो बोलता है अगर तुम इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखोगे तो इसके अंदर जरूर एक ना एक दिन आत्मा आएगा जो तुम्हारी को प्रोटेक्ट करेगा। अब हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है। रूडो को होश आता है लेकिन वो चेन में बना हुआ था। जिन उसे चेन में बांधकर घसीट रहा था। रूडो बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे ऊपर जाना है, मुझे अपना रिवेंज लेना है। जिन कहता है कि ये नामुमकिन है। उस ऊपर वाली जगह को हम स्पेयर कहते हैं और वहाँ से जो आते हैं उसे हम स्पेयर राइड कहते हैं। और तुम मुझे एक जवाब बताओ, क्या तुम इतना ऊपर कैसे जाओगे? और वो हमेशा चलता भी रहता है, यानी कि आसान शब्दों में ऊपर जाना भी नामुमकिन है। रूडो कहता है मैं ऊपर जाके रहूंगा चाहे कुछ
कुछ भी हो जाए। और तुमने कहा कि यह भी मुमकिन नहीं है, मतलब तुम कुछ न कुछ तो जानते हो। ऊपर कैसे जा सकते हैं? मुझे इस दुनिया के बारे में जानना है, उनसे मॉन्स्टर के बारे में जानना है, मुझे तुम्हारी पावर्स के बारे में जानना है। इस पावर का यूज करके स्पेयर में रहने वाले उन कमीनों को मारूंगा, और जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देते मैं चुप नहीं रहने वाला। इस पे एंजिन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, और वो उसे घर के पास लेके चला जाता है और रूडो को यहीं पर छोड़ के चला जाता है। उस घर में से कुछ लोग निकल के आते हैं। एक आदमी रूडो से बोलता है, बच्चे तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम ऊपर से आए हो? रूडो कहता है, हाँ मैं ऊपर से आया हूँ। ये सुन वो सब अपना मांस ऊपर फेंक देते हैं और कहते हैं, क्या तुम सच में ऊपर से आए हो? मुझे लग तो नहीं रहा तुम हमारी भाषा बोल सकते हो। आज तक किसी भी ऊपर से आए हुए इंसान को जिंदा नहीं देखा। एक आदमी कहता है, ये बच्चा जरूर सच बोल रहा होगा, जरा देखो तो इस बच्चे को कैसे बांध कर रखा है। और वो उसकी चेन खोलने लगता है, जिसपे रूडो सोचता है अपने मन में, ये सब लोग उस इंजन से तो अच्छे ही हैं। वो लोग रूडो को ट्रक में बांध देते हैं। ये अब ठीक है। असल में ऊपर से आए हुए लोगों की बॉडीज को इन लोग बेचते हैं। जो लोग तो उनके कपड़े के लिए ही अच्छे पैसे दे देते हैं, और रूडो तो जिंदा है, यानी कि ये बहुत ज्यादा कीमत में बिकेगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इन स्प्राइट को कौन खरीदेगा, क्योंकि इन लोग स्पाइराइट से नफरत करते हैं, तो तुम लोग सारा कचरा अपना नीचे फेंक देते हो, जिसकी वजह से इधर की हवा पूरी पॉल्यूशन में घिर चुकी है। बल्कि उनमें से तो मॉन्स्टर भी बनने लगे हैं। कई लोग मॉन्स्टर की वजह से नहीं रहे, कई लोग पॉल्यूशन हवा की वजह से नहीं रहे, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। इसीलिए हम ऊपर वालों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अब तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा, सबके सामने तमाशा बनाया जाएगा। तो उसके मुंह में गंदा खाना ठूसने लगता है। तो कैसा लग रहा है तुम्हें? तो हमारा खाना भी कचरा लगता होगा ना, तो कभी कचरे को हाथ भी नहीं लगाते होगे ना। रूडो उस आदमी की उंगली निकाल के चबा जाता है, खाने को भी खुद खाने लगता है। ये कचरा नहीं है, इसे अब भी खाया जा सकता है। ऐसे भी मैं मिलता हूँ, वो मुझे ज्ञान देता रहता है। अमीर लोग इधर रह सकते हैं, गरीब ही नहीं कर सकते। ऊपर वाले नीचे वाले लोगों को अपने हिसाब से बांटना बंद करो। इतना की करी रूडो अपनी जंजीरों को तोड़ देता है। हम फिर से उसके आजू बाजू एक लाल ऑरा देख पाते हैं। उसके आसपास की चीजें उड़ने लगती है। एंजिन ये सब दूर से देख रहा था। रूडो को रेक्टो की वो बात याद आती है, अगर तुम किसी चीज को ध्यान से रखोगे तो उसके अंदर आत्मा आ जाएगी, और वो आत्मा तुम्हारी हेल्प करेगी। और रूडो समझ जाता है कि उसके ग्लव्स में आत्मा आ चुकी है। रूडो अब एक चेन पकड़ लेता है। बाकी लोग ये देख के कहते हैं, यानी कि एस्ट्राइड भी ये पावर यूज कर सकते हैं। एंजिन बोलता है, जो लोग चीजों में जान दे सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे गिवर्स कहा जाता है। बाकी लोग रूडो को मारने के लिए उसकी तरफ भागते हैं, तो रूडो उनके ऊपर चेन से अटैक कर देता है। एक टकलू कहता है कि उससे वो चेन छीन लो, एक गिवर बिना ऑब्जेक्ट के कुछ नहीं है। ये लोग रूडो से चेन छीन लेते हैं, तो रूडो एक टायर उठा लेता है और उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये देखकर सब कोई शॉक हो जाते हैं। इंजन कहता है, यानी कि ये दो ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर सकता है। रूडो उस टायर से सबको पीट देता है। फिर उनके लीडर के पास जाता है। उनका लीडर रूडो पे बहुत ज्यादा गाली बक रहा था। रूडो अपने होश में नहीं था और रूडो से मारने वाला था, लेकिन आगे कुछ हो पाता, इंजन बीच में आ जाता है और वो रूडो को होश में लेके आ जाता है। और रूडो इंजन से पूछता है, अभी ये सब क्या हुआ? रूडो के हाथ में जो टायर था वो अब मिट्टी बन जाता है। इंजन बोलता है कि मुझे देखना तुम्हारे पास कैसी पावर है, तो चलो अब मैं तुम्हें इस दुनिया और मेरी और पावर्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्लीनर को ज्वाइन करना पड़ेगा। बदले में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। क्लीनर में तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। जिसपे रूडो कहता है, बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था कि रूडो के अंदर किसी तरह की पावर्स आ जाती है। ये देखकर इंजन अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए बोलता है, और उसका टीम का नाम था क्लीनर। उसके बाद हम एक जंका नाम की कैरेक्टर को देखते हैं, जिसे इंजन फुल लगाकर बताता है कि मुझे कचरे के डिब्बे में एक बच्चा मिला। वो लड़का काफी ज्यादा स्पेशल है एंड उसके अंदर पावर्स है, और मैंने ऐसी पावर आज तक किसी और के पास नहीं देखी है। इसीलिए मैंने उस रूडो नाम के बच्चे को अपने क्लीनर्स में ज्वाइन कर लिया। अभी के लिए रूडो एक डॉक्टर के पास है जो उसका मरहम पट्टी कर रहा है। अब रूडो इंजन को बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे तुम्हारी टीम नहीं ज्वाइन करनी, मुझे वापस ऊपर जाना है। तभी वो डॉक्टर चिल्लाने लगता है। वो डॉक्टर कहता है, अरे बच्चे तुम कचरे में गए क्यों थे? अगर थोड़ी देर तुम और रहते तो तुम्हारा ऊपर का टिकट कट जाता। और देखो तो जरा, तुम्हें गुंडे ने किडनैप भी कर लिया। तुम्हें तो इस भले मानुष का शुक्रिया करना चाहिए, और मैं बूढ़ा आदमी नहीं, बूढ़ी औरत हूँ। अब रूडो का इलाज हो गया था तो लोग बाहर आ जाते हैं, और रूडो का जितना भी बिल हुआ था उसे इंजन ने पे किया था। रूडो इंजन को थैंक यू कहता है और कहता है, मुझे तुम्हारा क्लीनर्स ज्वाइन नहीं करना, मुझे बस जानकारी चाहिए ऊपर जाने के लिए। इंजन बोलता है, तुमने उस गुंडे को देखकर तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, यहाँ के लोग ऊपर वालों से नफरत करते हैं, और अगर किसी को पता चल गया कि तुम ऊपर से आए हो तो तुम्हारी कोई खैर नहीं। तुम्हें यहाँ पर जानकारी फ्री में तो नहीं मिलने वाली। तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरे पीछे चलो। फिर इन लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर इन लोग बर्गर खाते हैं। रूडो को बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ था। रूडो अब अपने मन में सोचता है, मुझे लगा था कि पीठ के अंदर बस कचरा होता होगा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि पीठ के अंदर एक शहर बसा हो सकता है, और यहाँ पर तो लोग भी रहते हैं। इंजन अब इस जगह के बारे में बताता है। यहाँ पर एनिमा नाम की एक एनर्जी होती है जो टाइम के साथ इकट्ठा होती है, और वो कचरा मॉन्स्टर भी इस एनिमा से बने हैं। वो इंसानों को देखते ही उनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो ज्यादातर कचरों पे ही रहते हैं, कभी कभी शहर में भी घुस जाते हैं। आम हथियारों से तो इन
मॉन्स्टर को नहीं मारा जा सकता, लेकिन रूडो के ग्लव से इनको मारा जा सकता है। ऐसे कि एक शेफ के पास एक चाकू होता है जिसे वो सालों तक धार करके रखता है। जैसे कि एक राइटर के पास उसका पेन है, वैसे ही कोई इंसान एक चीज को सालों तक ध्यान से रखता है तो उसके अंदर एनिमा आ जाता है, जिसे हम वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे कि एंजिन के पास उसका छाता है, रूडो के पास उसका ग्लव्स है। क्योंकि वो मॉन्स्टर एनिमा से बने हैं तो इसलिए उसे एनिमा के हथियार से ही मारा जा सकता है। लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी पावर को इस्तेमाल कर पाते हैं या फिर कहूँ तो बाहर निकाल पाते हैं, और ऐसे लोगों को हम गिवर्स कहते हैं। रूडो अब अपने मन में सोच रहा होता है कि रेक्टो सही कहा करता था कि अगर किसी चीज को ध्यान से रखोगे तो उसके अंदर आत्मा आ जाएगा। एंजिन कहता है कि क्लीनर्स एक टीम का नाम है जो इन कचरा मॉन्स्टर से फाइट करता है और हमें तुम्हारे जैसे और गिवर्स की जरूरत है। रूडो कहता है अगर मैं तुम्हारा टीम ज्वाइन करता हूँ क्या तुम मुझे बताओगे कि ऊपर कैसे जा सकते हैं। एंजिन कहता है कि ऊपर कैसे जाते हैं वो मुझे नहीं पता, जो सुन के रूडो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। एंजिन कहता है कि हमारे बॉस को काफी सारी जानकारी है, शायद उसे पता हो कि ऊपर कैसे जा सकते हैं। रूडो को उसके बॉस से मिलना पड़ेगा। एंजिन बोलता है कि आखिरकार ये ग्लव्स तुम्हें किसने दिए थे। रूडो कहता है कि ये मेरे फादर ने दिया था मुझे और ये ग्लव्स उनकी आखिरी निशानी है। एंजिन बोलता है कि इसीलिए तुम अपने ग्लव्स का इतना ज्यादा ध्यान रखते हो, वैसे तुम्हारे ग्लव्स में अब आत्मा आ चुकी है। ये सुनकर रूडो को रेक्टो की याद आ जाती है। तभी एंजिन का फोन बजने लगता है और एंजिन यहाँ से जाने लगता है। रूडो एंजिन को बोलता है कि शुक्रिया बर्गर के लिए। अब एंजिन रूडो को पैसे देता है। ये पैसे रूडो के कपड़े बेचकर एंजिन को मिले थे और इनमें से ही इसने हॉस्पिटल और खाने का बिल चुकाया है। ये सुनकर रूडो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंजिन कहता है अगर तुम वो कपड़े पहनते तो लोग तुम्हें पहचान जाते कि तुम ऊपर से आए हो। चलो मैं तुम्हारे होने वाले ट्रेनर से मिलने जा रहा हूँ, तुम मेरा यहीं पे इंतजार करना। रूडो अपने मन में सोच रहा होता है एक बार मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए तो मैं इसके टीम को लात मार के ऊपर जाऊंगा। तभी यहाँ पर एक बिल्ली आती है और रूडो के पैसे का पोटली लेके भाग जाती है। रूडो उस बिल्ली का पीछा करते करते एक गली के अंदर घुस जाता है, वहाँ से एक लकड़ी उठाता है, भागने लगता है और उस बिल्ली को पकड़ भी लेता है और उस बिल्ली से उसकी पोटी ले भी लेता है और वो लाठी जंका की थी। वो रूडो से ये लाठी वापस मांगता है। रूडो अब अपने मन में सोचता है कि आखिर इसको ये फालतू लकड़ी क्यों चाहिए, और जंका रूडो को एक धक्का मार के अपनी लाठी ले लेता है। रूडो उसके कपड़े में लगा हुआ बेच देख के समझ जाता है कि ये भी एक क्लीनर है और इसका स्पेशल आइटम इसका लाठी है। जंका अब अपनी लाठी को घुमाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को चुराने की, तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। वो अपनी लाठी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है अगर तुम चोरी करते हो तो उसकी सजा भी तो भुगतनी पड़ेगी ना। क्यों, मैंने सही कहा ना रूडो। अब रूडो पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। जंका बोलता है कि एंजिन ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था और मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे ये भी सिखाना पड़ेगा कि चोरी करना गलत बात होती है। रूडो कहता है मैं तो उस बिल्ली से अपना पैसा वापस ले रहा था। ओह, लगता है तेरे बाप ने तेरे को अच्छे संस्कार नहीं दिए। सुनकर रूडो भड़क जाता है और उसे एक रेक्टो की बात याद आती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात कोई सुने, उससे शांति से बात करके देखो। तुम्हें अपने ठंडे दिमाग से ये सोचना होगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। अब रूडो अपने मन में सोचता है मैंने इसकी छड़ी चुराई थी तो इसको तो गुस्सा आना ही था, अगर कोई मेरे ग्लव्स चुराएगा तो मुझे भी तो गुस्सा आएगा। अब रूडो जंका से माफी मांगता है, मुझे पता नहीं था कि आपके लिए ये लाठी इतनी ज्यादा जरूरी होगी। ये सुनते ही जंका का गुस्सा शांत हो जाता है एंड वो भी रूडो से माफी मांगता है कि ये मेरा खजाना था, मुझे लगता है मेरे को ज्यादा ही गुस्सा हो गया। अब ये देखकर रूडो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि बातचीत करने से भी मामला सॉल्व हो सकता है। रेक्टो सही कहता था यार। अब जंका रेक्टो को हाथ देके उठाता है और कहता है कि तुम्हारा स्पेशल आइटम कौन सा है और उससे तुम क्या कर सकती हो। रूडो उसे अपना ग्लव्स दिखाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता मैं इसके क्या कर सकता हूँ। जंका कहता है तुम्हारे ग्लव्स एक नंबर के धमाका है और तुम मुझे ये बताओ तुम आखिरकार क्लीनर्स क्यों ज्वाइन कर रहे हो। रूडो कहता है मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा मकसद पूरा होता है मैं तुम लोगों को छोड़ के चला जाऊंगा। ये तो एकदम से अलग इंसान लग रहा है, शायद ये मुस्कुरा रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। रूडो को अब रेक्टो की बात याद आती है। रूडो तुम्हें मुस्कुराना चाहिए एंड रूडो भी मुस्कुराता है, पर रूडो जब स्माइल करता है वो काफी ज्यादा अजीब दिख रहा होता है, जो देखकर जंका भड़क जाता है और कहता है तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो ना। वो कहता है मैं तो बस स्माइल कर रहा था। अबे इससे ज्यादा घटिया स्माइल तो मैंने आज तक नहीं देखी। अगर तुम्हारा ऐसा चेहरा कोई बच्चा देखता है तो वो रो देगा। फिर से रूडो स्माइल करता है मुंह बंद करके। ये देखकर जंका भटक जाता है। अब दोनों लड़ने लगते हैं। जंका बोलता है कि एंजिन ने तुम्हें स्पेशल कहा इसलिए उड़ो मत। हम लोग रोज यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर मॉन्स्टर से लड़ते हैं और तुम अपने मकसद के लिए हम पे एहसान कर रहे हो और वो मकसद जरूर कोई घटिया सा होगा। अब रूडो को रेक्टो के लास्ट मूवमेंट याद आते हैं जहाँ पर रेक्टो कह रहा होता है रूडो इस घटिया दुनिया को बदल दो। अब रूडो गुस्से में आ जाता है तुमने मेरे मकसद को घटिया कहा, तुम्हें पता है मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जंका अपने लाठी को फिर से ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो कचरे में पड़े हुए एक चीज को उठा लेता है। रूडो उसके अंदर एनर्जी घुसा देता है। ये देखकर जंका हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उसका स्पेशल आइटम उसका ग्लव्स है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज करके रूडो के पावर में आपको बताता हूँ। जैसा की हमें इंजन ने बताया था कि एक गिवर के पास एक ही ऑब्जेक्ट होता है, वो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट से लड़ सकता है, लेकिन रूडो के साथ
ऐसा नहीं है, रूडो जिस भी चीज को अपने ग्लव से छुएगा वो उसका हथियार बन जाएगा और ऐसी पावर अकेले रूडो के पास है। ये देखकर जंका समझ जाता है कि रूडो जिस भी चीज को छुएगा वो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। इसीलिए एंजिन ने रूडो को स्पेशल कहा था, लेकिन फिर भी जंका को यकीन था कि रूडो मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। तभी जंका की लाठी ऊपर से रूडो के ऊपर हमला कर देती है। रूडो को पता भी नहीं चलता कि जंका की लाठी ऊपर गई तो गई कब। जंका रूडो के ऊपर मल्टीपल अटैक कर देता है, लेकिन रूडो उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्लो पड़ रहा था। रूडो अब जंका के गाल में मारता है, लेकिन जंका उसे डॉज कर लेता है और वो रूडो को नीचे गिरा देता है। इसके बाद जंका नोटिस करता है कि उसके गाल में कुछ लगा हुआ है। वो दरअसल पॉटी थी, यानी जो उस समय से रूडो टॉयलेट पंचे का इस्तेमाल कर रहा था। रूडो पूछता है, भाई ये प्लंजर क्या होता है? जंका कहता है, अब वो बाथरूम के अंदर इस्तेमाल होता है, इसे मुझे दूर रखना, वो इससे टॉयलेट साफ करते हैं। रूडो कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, अब मेरी बारी है, मैं बदला लूंगा तुमसे। रूडो उसके ऊपर काफी सारे हमला करता है, लेकिन जंका सिर्फ अपने को बचाने में लगा हुआ था। फिर यहाँ से भाग जाता है। रूडो अपने मन में सोच रहा होता है, पता नहीं ये क्या चीज है, लेकिन इसे देख के वो डर के भाग गया। अब रूडो जंका के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ चुका है। इन दोनों का ये गेम काफी लंबे समय तक चलता है, लेकिन आखिरी में जाकर रूडो उसके ऊपर पिचकारी फेंक ही देता है एंड वो पूरा गंदा हो जाता है। थोड़ी देर में यहाँ पर एंजिन भी आ जाता है और कहता है, लगता है तुम दोनों में दोस्ती हो चुकी है। अब जब एंजिन जानता है कि इनके बीच में क्या हुआ, वो जोर जोर से हंस रहा होता है। जंका अब अपना मुंह दिखाने के लिए नहीं बचा, वो अपना मुंह छुपा रहा होता है और यहाँ पर रूडो भी सदमे में था, इतने देर से मैं पोटी के साथ लड़ रहा था। एंजिन बोलता है, जंका एक अमीर बाप की औलाद है और तुमने उसके साथ ये किया। बहरहाल ये सब छोड़ो, जंका सबसे काबिल गिवर है, जिसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट की काफी ज्यादा समझ है और ये आज से तुम्हें भी सिखाएगा रूडो। जंका ये सुनकर हैरान हो जाता है कि एंजिन मुझे काबिल समझता है। अब रूडो की नजर गाड़ी के पीछे जाती है, जहाँ पर एक लड़की लेटी हुई थी, इसका नाम रियो है और ये भी एक क्लीनर है। अब रियो रूडो के बालों के साथ खेलने लगती है, क्या तुमने अपने बालों को डाई किया है? और यहाँ पर रूडो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। अब यहाँ पर एंजिन बोलता है, चलो हेडक्वार्टर में चलते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आगे ये लोग एक बंजर शहर से होते हुए एक टनल में जाके घुसते हैं और टनल की दूसरी तरफ क्लीनर हेडक्वार्टर था। रिसेप्शनिस्ट पर एक सैम्यू नाम की लड़की बैठी हुई थी। रियो और जंका रूडो को गुड बाय कहकर अभी के लिए चले जाते हैं। एंजिन अब बोलता है कि सैम्यू तुम्हें पहले चेक करेगी। रूडो के सामने दो मच्छर उड़ रहे थे, जिसे सैम्यू एक चम्मच से मार देती है। सैम्यू कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में एंजिन ने सब कुछ बता दिया है, कि तुम कहां से आई हो और तुम में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। एंजिन अब बताता है कि सैम्यू का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसका चश्मा है। वो चश्मा सैम्यू का विजन इनहेंस कर देता है, जिससे सैम्यू किसी के भी अंदर झांक सकती है। अब जब सैम्यू रूडो के अंदर झांकती है तो उसे बस अंधेरा दिखता है, जिससे वो थोड़ी डर जाती है। पर वो एंजिन से कहती है कि इसका शरीर बहुत ज्यादा मजबूत है, तो इसे ज्यादा ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा और इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी काफी अच्छा है बाय द वे, लेकिन इसे उसकी पावर इस्तेमाल करना सिखाना पड़ेगा। और भी कुछ जरूरी बातें थी, लेकिन सैम्यू रूडो को नहीं बताती है। उसके बाद सैम्यू कहती है, रूडो तुम्हारे गर्दन पर पॉटी क्यों लगी है? जो सुनकर एंजिन हंसने लगता है और कहता है, इसी वजह से इसके आजू बाजू इतने सारी मक्खियां उड़ रही थी। उसके बाद एंजिन रूडो को बॉस के पास लेके जाने लगता है, लेकिन एंजिन समझ गया था कि कुछ तो ऐसा है जो सैम्यू मुझे नहीं बता रही है। रास्ते में एंजिन रूडो को बताता है कि हमारे टीम में टोटल 100 मेंबर हैं, जो कि 3 हिस्सों में बटी हुई हैं, कॉम्बिटेंट, सेंटिनल्स और सपोर्टर्स। लेकिन वो सब अपने मिशन पर इधर उधर जाते रहते हैं, तो सबको एक साथ देखना मुश्किल है। एंजिन एक कमरा खोलता है ताकि रूडो को कुछ क्लीनर से मिला सके, लेकिन इस रूम में काफी सारे लोग थे, इसलिए एंजिन दरवाजा फिर बंद कर देता है। उसके बाद ये दोनों बॉस के कमरे के पास जाते हैं। रूडो बस बॉस से ऊपर जाने का रास्ता पूछना चाहता था, लेकिन अब एंजिन रूडो को रोकते हुए बोलता है, यहाँ पर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, इन्फॉर्मेशन भी नहीं, तुम्हें इसके बदले यहाँ पर काम करना होगा। और हाँ, बॉस से ये कभी मत पूछना कि तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्योंकि हम क्लीनर्स को भी नहीं पता है कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है और उनमें कौन सी पावर है। लेकिन फिर भी हम लोग बॉस का ऑर्डर मानते हैं, इसीलिए नहीं कि हम बॉस से डरते हैं, इसलिए क्योंकि हम अपने बॉस पे भरोसा रखते हैं। रूडो अब दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। सैम्यू बताती है कि बॉस किसी काम से बाहर गए हैं और कुछ दिनों तक नहीं आएंगे। ये सुन रूडो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो बॉस के साथ बात करने आया था, पर उसे कुछ ही दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर रियो आके कहती है कि तुम हमारे साथ काम पे क्यों नहीं आते? जब तक बॉस यहाँ पर नहीं आते रूडो ऑफिशियली क्लीनर नहीं बन सकता। रूडो क्यों ना तुम हमारे साथ थोड़ा सा चलो, इससे तुम्हारी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। ये सब सुनकर रूडो की बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद सैम्यू इनका मिशन एक्सप्लेन करती है। पोल्यूटेड जोन के पास एक टाउन है, जिसके बैरिकेड्स पर कुछ छोटे ट्रैश मॉन्स्टर हमला कर रहे हैं और हमें उनको जाके खत्म करना है। रूडो पूछता है कि ये पोल्यूटेड जोन क्या होता है, तो सैम्यू बताती है, इस जगह को 3 हिस्से में बांटा जाता है। सेफ जोन, जहाँ पर इंसान रहते हैं, पोल्यूटेड जोन, जहाँ पर ट्रैश मॉन्स्टर रहते हैं, और जिस जगह पर रूडो गिरा था उसे नो मैन लैंड कहते हैं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और अब तक हमें 6 नो मैन लैंड के बारे में पता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जब जाते हैं तो उनका टिकट कट जाता है ऊपर का, और इन जगह पर इतने बड़े ट्रैश मॉन्स्टर
मॉन्स्टर होते हैं कि इनके सामने गिवर्स भी कमजोर हो जाते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें एंजिन ने बचा लिया। अब वो एंजिन से पूछते हैं कि एंजिन तुम वहाँ पर क्यों गए थे। एंजिन बोलता है कि मैं तो बस टहलने गया था। उसके बाद सैमियो बोलती है कि पॉल्यूटेड जोन में हमेशा मास्क पहन के रहना और ये लो और अगर तुम मास्क खोलते हो तो तुम बहुत जल्द बीमार हो जाओगे और नो मैन लैंड के अंदर 15 मिनट के भीतर अगर तुमने मास्क नहीं पहना तो तुम्हारा ऊपर का टिकट एस शॉर्ट में बताता कि मर जाएगा। उसके बाद वो रियो के साथ मिशन पर जाता है। रियो कहती है कि ये मिशन काफी ज्यादा आसान होने वाला है, इसीलिए रूडो को सब ध्यान से देखना चाहिए। अब रूडो अपने मन में सोचता है कि जब मैं स्पेयर में था तो मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर कोई रहता भी होगा और जिनको भी पीठ में फेंका जाता होगा वो मर जाता होगा, लेकिन यहाँ पर तो शहर बसे हुए हैं। लेकिन इस शहर में रहने वाले किसी को पता भी होगा रूडो को यहाँ पर कचरा नहीं खजाना दिख रहा है। अगर रूडो को यहाँ पर बस चले तो पूरे कचरे को ठीक करके भेज देगा। अब रूडो रियो से पूछता है कि ये बाकी लोग कौन है। रियो बताती है कि ये भी क्लीनर्स है, लेकिन ये सपोर्टर ब्रांच में आते हैं। इनके पास इतनी पावर नहीं है लेकिन ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक आदमी अब रूडो से हाथ मिलाने आता है लेकिन वो रूडो का हाथ पिचका देता है। इस आदमी का नाम ग्रिस है और इसके हाथ में इतनी ज्यादा ग्रिप है कि ये किसी भी ट्रेस मॉन्स्टर का आर्मर तोड़ सकता है। रूडो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे इनका मिशन ध्यान से देखना चाहिए और सीखना चाहिए। उसके बाद बैरिकेड के पास काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो दिखने में डोंकी जैसा थे। इतने सारे मॉन्स्टर को देख के रूडो डर जाता है, लेकिन रियो बोलती है कि टेंशन मत लो, ये लोग बहुत ज्यादा स्लो होते हैं और कमजोर हुए होते हैं, ये तो बैरिकेड के अंदर एक होल भी नहीं कर पाएंगे। अब ये ट्रेस मॉन्स्टर बैरिकेड के ऊपर हमला मतलब सिर मारने लगते हैं। रूडो समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर किसी जानवर की तरह दिखते हैं और बिहेव भी उसी तरह करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ बड़े बड़े भेड़ यहाँ पर अटैक कर देते हैं जो कि बैरिकेड्स को तोड़ने लगते हैं। रूडो रियो से कहता है कुछ करो। रियो कहती है टेंशन मत लो, ये लोग बस थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम मुझे खाली देखते रहो, इन्हें तो हम आसानी से हरा देंगे और जितने जल्दी हम ये काम पूरा करेंगे उतने जल्दी हम घर जा पाएंगे। रूडो को यहाँ पर समझ में नहीं आता कि रियो इतनी चिल कैसे है, उसे यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। अब रियो कहती है कि अगर तुम्हें इधर जिंदा रहना है तो तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना होगा। रूडो सोचता है हाँ यार एंजिन भी हमेशा शांत रहता है, तो अब से ये डिसाइड हो गया, मैं हमेशा चिल रहूंगा। तभी यहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आके बैरिकेड्स तोड़ देता है, जिसे देखकर रूडो काफी ज्यादा डर जाता है लेकिन वो शांत रहता है। उसके बाद रियो कहती है कि मैंने आज से पहले इतना ज्यादा कमाल का मॉन्स्टर नहीं देखा। उसके बाद रियो अपने पॉकेट से एक कैची निकालती है और यही उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद रियो अपने कैची को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और उसके बाद वो कैची को अपने पैरों से चलाने लगती है और ट्रेस मॉन्स्टर को काटने लगती है। क्रिस कहता है कि ये इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और इसका नाम है रिपर था। ज्यादातर लोग कैची अपने हाथ से चलाते हैं लेकिन ये अपने पैर से चलाना ज्यादा पसंद करती है, यानी कि एक गिवर अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है। क्रिस रूडो से कहता है कि भले ही तुम देखने आए हो लेकिन चौकन्ने रहना। ये बोलते ही उसके पीछे एक ट्रेस मॉन्स्टर उसके पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन बीच में ग्रिस आकर एक थप्पड़ मारकर उसे रियो के पास फेंक देता है और रियो उसे खत्म कर देती है। उसके बाद रियो हेडफोन से दूसरे सपोर्टर्स को कहती है कि मेरे तरफ और भी मॉन्स्टर को फेंको। रूडो समझ जाता है कि भले ही सपोर्टर्स एक मॉन्स्टर को ना मार सके लेकिन वो मॉन्स्टर को कमजोर कर सकते हैं ताकि गिवर्स को मारने में आसानी, और इस तरीके से इन लोग एक टीम जैसा काम करते हैं। रियो ने सारे ट्रेस मॉन्स्टर को ठिकाने लगा दिया था, अब बस वही बड़ा वाला मॉन्स्टर बचा था और रियो उससे लड़ने लगती है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा ट्रेस मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था और वो एक सपोर्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन रूडो बीच में आके उस सपोर्टर को बचा लेता है। रूडो अब बोलता है अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे क्लीनर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। उसके हाथ में एक डंडा था जिसे वो ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो लाठी एक पिंजरे जैसा बन जाता है। रूडो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैंने आखिरकार ऐसा किया तो किया कैसे। वो मॉन्स्टर अपने दांतों से ये पिंजरे को तोड़ने वाला था, लेकिन तभी रियो यहाँ पर आके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और रूडो की तारीफ करती है कि तुम किसी की जान बचा रहे थे। ग्रिस अब रियो से कहता है कि तुमने बड़े वाले को मार दिया ना। रियो कहती है कि मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए थे लेकिन वो फिर भी पता नहीं कैसे रीजनरेट हो रहा है। ये बात काफी ज्यादा अजीब है कि ये मॉन्स्टर वाइटल इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं मर रहा है, लेकिन ट्रांस मॉन्स्टर तो किसी जानवर की तरह होते हैं, तो इसके 2 टुकड़े करने पे इसे मर जाना चाहिए था। उसके बाद रियो कहती है कि मैं इसके इतने ज्यादा टुकड़े करूंगी कि पूछो मत। ग्रिस कहता है कि ये नए टाइप का मॉन्स्टर है तो हमें इसे रिपोर्ट करना चाहिए, और उसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब रूडो बोलता है कि मैं क्या करूँ, जिसपे रियो कुछ नहीं बोलती। अब रियो उस ट्रेस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है और उसके सारे बाल को काट देती है और देखती है कि उसके सर के अंदर कुछ चमक रहा था। अब वो मॉन्स्टर पागल हो जाता है और इधर उधर अटैक करने लगता है और उसका एक हमला रूडो को भी लग जाता है। रूडो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे तो उसे मारना था जिसने रेक्टो को मारा था और स्पीयर में रहने वाले सारे लोगों को सबक भी सिखाना है, लेकिन मैं तो अपनी पावर को ही समझ नहीं पा रहा, मैं यूजलेस हूँ, मैं एक कचड़ा हूँ। तभी ग्रिस रूडो का हाथ पकड़ लेता है और उसे लेके भागने लगता है और ग्रिस रूडो को मोटिवेट करता है कि तुम हार नहीं मान सकते। अब यहाँ पर रियो को मॉन्स्टर का वीक पॉइंट मिल चुका था जो कि सिर में है और वो उसी पे अटैक करती है, जिससे वो मॉन्स्टर टुकड़ों में बिखर जाता है और धूल बन जाता है।
रियो कहती है कि मैंने इस चीज पर अटैक किया जिससे ये मॉन्स्टर मर गया और यही इसका पावर सोर्स था। और हम देखते हैं वो एक चाकू था, यानी कि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। ये कचरा मॉन्स्टर के अंदर गया तो गया कैसे, ये तो नामुमकिन है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसे रूडो ने दूसरे एपिसोड में पीटा था। ये खुद को एक बंद कमरे में पाता है। इसके सामने एक होड़ी वाला शख्स बैठा हुआ था और ये अननोन पर्सन इससे रूडो के बारे में पूछने लगता है। जो स्पिरिट ऊपर से आया था वो अब कहाँ है। एपिसोड की शुरुआत में हम जंका को देखते हैं जिसे कमरे के अंदर से बहुत ज्यादा शोर सुनाई दे रहा था। वो जब दरवाजा खोलता है तो देखता है सभी क्लीनर्स पार्टी कर रहे थे। वो रियो से पूछता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तो रियो बताती है हम लोग रूडो के लिए वेलकम पार्टी कर रहे हैं। अब जंका देखता है कि रूडो एक टेबल के ऊपर सिर नीचे किए हुए बैठा हुआ है। अब रियो बताती है कि कल के दिन ये अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसका मूड खराब है। जंका अब फाइट के बारे में पूछता है तो रियो बताती है उनका सामना एक बहुत बड़ी ट्रेस मॉन्स्टर से हुआ था, लेकिन उसका कोर एनिमल नहीं एक ऑब्जेक्ट था। वो किसी का वाइटल इंस्ट्रूमेंट था और उससे बना हुआ मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये जान के हम लोग का दिमाग खराब हो गया, इसलिए हमने उसका काम पूरा सीनियर्स पे ठोक दिया और अभी हम लोग पार्टी कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर एंजिन और सेम्यू भी आने वाले हैं। अब यहाँ पर रूडो के पास ग्रिस आता है और वो बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुमने फोलो की जान बचाई थी, तो तुम यहाँ पर मुंह लटकाए क्यों बैठे हो। रूडो कहता है पर मैंने उसके बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया और ग्रिस और रियो को मुझे बचाना पड़ा। मैं हमेशा गड़बड़ करता हूँ, जैसे मैं स्पीयर में क्या करता था, मैं गुस्से में किसी से भी लड़ जाता था, उसके बाद रेक्टो को मुझे बचाने आना पड़ता था। कल के फाइट में भी मुझे चुपचाप बैठ के देखना था, लेकिन मुझसे ये भी नहीं हुआ। मुझे जल्दी से जल्दी वापस ऊपर जाना होगा, वरना मैं लोगों के लिए बस मुसीबत खड़ी करते रहूंगा। ग्रेस फिर भी उसे थैंक यू कहता है क्योंकि ज्यादातर लोग सपोर्टर को कुछ भी नहीं समझते, वो लोग इसे कमजोर और यूजलेस मानते हैं। लेकिन रूडो ने उनसे भी रिस्पेक्ट से बात की थी। हॉलो ने ये टीम इसलिए ज्वाइन की है कि वो ट्रेस मॉन्स्टर को मार सके, लेकिन वो बिना गिवर बने ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए वो एक ऑब्जेक्ट का ध्यान से ख्याल रख रहा है ताकि वो भी एक दिन गिवर बन जाए और जब उसके पास पावर आ जाएगी तब भी वो एक सपोर्टर ही रहेगा, ताकि वो बता सके कि सपोर्टर्स का काम भी इम्पोर्टेंट होता है। अब ग्रीस रूडो से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, जब तुम ऊपर थे तब तुम क्या करना चाहते थे। रूडो को कुछ भी समझ में नहीं आता तो ग्रीस रूडो को खुद पर भरोसा रखने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर एंजिन आ जाता है जो रूडो से पूछता है कि तुमने कुछ खाया या नहीं। उसके बाद रियो जंका ग्रीस खाने के लिए बुलाते हैं रूडो को। उसके बाद जॉब नाम का एक लड़का दीवार में पेंटिंग बनाने लगता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने रूडो को पकड़ा था। उसने एक अननोन पर्सन को सब कुछ बता दिया था रूडो के बारे में। उसके बाद वो अननोन पर्सन उस आदमी को जान से मार देता है और कहता है ये रूडो तो काफी अच्छा तोहफा रहेगा। इसके बाद हम सेम्यू को देखते हैं जो अपने डेस्क पे आकर बैठती है। उसके बाद वो टेलीफोन को देखने लगती है, फिर टेलीफोन बजता है और सेम्यू उठाती है। उसके बाद उन्हें एक नया मिशन मिलता है जिसके लिए वहाँ पर जंका और क्रिस की टीम को जाना था। उसके बाद जंका पूछता है रूडो हमारे साथ क्यों जा रहा है, वो तो ऑफिशियल क्लीनर भी नहीं बना। सेम्यू बताती है कि इस मिशन से रूडो का कनेक्शन है। एक व्यापारी अपना सामान लेके पोल्यूटेड जोन से आ रहा था, रास्ते में उसके ऊपर एक ट्रेस मॉन्स्टर ने हमला किया। उसके बाद उसका कीमती सामान चुरा लिया। वो व्यापारी चाहता है कि हम उस ट्रेस मॉन्स्टर को मारकर उसका कीमती सामान लेके आए, और वो सामान और कुछ नहीं स्पेयर से आया हुआ एक जिंदा स्पेराइट है, बिल्कुल रूडो की तरह। ये काफी ज्यादा अजीब बात है, ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि इतने कम समय में दो जन ऊपर से टपक पड़े। मुझे लगा कि रूडो इस नए स्पेराइट से मिलना चाहता होगा, शायद उसे ऊपर जाने का कोई क्लू मिल जाए। रूडो अपने मन में सोचता है मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मैं बाकी लोगों के ऊपर बस बोझ ही बनूंगा, लेकिन मैं इतना बड़ा मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता, तो ठीक है मैं भी इस मिशन में जाऊंगा। अब सैम ये बताती है वैसे तो मैं रूडो के साथ इंजन को भेजने वाली थी, लेकिन इंजन अभी किसी दूसरे काम के लिए गया है और उसी ने बोला है कि मेरी जगह तुम जंका को भेज दो। सुन जंका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद ये लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं। रूडो ग्रिस से पूछता है कि आखिरकार तुम अपने साथ कोई वेपन क्यों नहीं रखते, जिसपे ग्रिस बोलता है कि मेरे लिए तो बस हाथी काफी है। अब हॉलो बताता है कि ग्रिस हमेशा अपने साथ एक तालिस्मान रखता है और उस तालिस्मान से प्रे करता है ताकि हम लोग सेफ लौट के आ सके। ग्रिस कहता है ये तो मुझे काफी ज्यादा सस्ते में मिली थी और प्रे करने में थोड़ी ना किसी का घाटा है। अभी इनके पीछे एक लड़का आ जाता है और बोलता है मैं ही वो व्यापारी हूँ जो तुम लोगों को यहाँ पर मिशन के लिए बुलाया है। रूडो अब उस व्यापारी से ढेर सारे सवाल पूछने लगता है कि वो स्पेराइट कैसा दिखता था, उसने कुछ बताया या नहीं। व्यापारी कहता है कि वो बेहोश था और मैंने कुछ भी नहीं पूछा, ने उसे जल्दी से ढूंढ के ट्रेस मॉन्स्टर से बचाना चाहिए। रूडो कहता है तुम उसे बेचने का तो नहीं सोच रहे ना। व्यापारी कहता है बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो उसकी चिंता है। अब जंका अपने मन में सोचता है कोई इंसान को भला ट्रेस मॉन्स्टर क्यों ही किडनैप करेगा, यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। व्यापारी अब उसे एक बिल्डिंग दिखाता है और कहता है वो मॉन्स्टर उसी के अंदर गया है। ये लोग अब उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों को कुर्सी के ऊपर कोई बैठा हुआ दिखता है। व्यापारी अब इन सबको पीछे से धक्का देने लगता है कि वही वो स्पेराइट है, जल्दी से उसे बचा लो। अब जब
जब उन लोग पास में जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ये कोई इंसान नहीं, एक गुड़िया है। इसके बाद इन लोगों की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद ये लोग बेसमेंट में जा गिरते हैं। ये सब असल में एक ट्रैप था और वो व्यापारी मिट्टी बन के पिघल जाता है। अब अंधेरे से दो लोग बाहर आते हैं और जंका समझ जाता है कि ये जाल ये रेडर्स ने बिछाया है और इन लोगों को रूडो चाहिए। ग्रिस अब रूडो को बताता है कि रेडर्स एक गुंडे लोगों का ग्रुप है। शुरुआत में इन लोग बस चोरियां करते थे, लेकिन आजकल इन लोग कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीजें कर रही हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि रेडर्स ग्रुप में सब कोई गिवर है, यानी कि उन सबके पास पावर है। ग्रिस अब सब लोगों से कहता है कि सब लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढो, मैं रूडो को प्रोटेक्ट करूंगा और रेडर्स को जंका सामान लेगा। अब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। अब रूडो कहता है कि मैं भी उन गुंडों से लड़ सकता हूँ। ग्रिस बताता है कि ये सब उन किडनैपर जैसे नहीं है, ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, हम लोगों को बस यहाँ से भागने के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पर जंका बोलता है आखिरकार तुम इस स्पायरेट का क्या करना चाहते हो? एक रेडर बोलती है हम उसे बेचना नहीं चाहते, हम तो बस स्पेयर के बारे में जानना चाहते हैं और इस बारे में इस स्पायरेट से ज्यादा भला कौन बता पाएगा कि आखिरकार भी वो बॉर्डर पार करने के बाद जिंदा कैसे बच गया। जंका अपने मन में सोचता है कि ये बॉर्डर क्या चीज है। खैर ये सारा ट्रैप रूडो को पकड़ने के लिए बनाया गया था। इसके बाद यहाँ पर मिट्टी से बने हुए कुछ डॉल्स आ जाते हैं। जंका समझ जाता है कि ये किसी रेडर की पावर है और उसी ने उस ऊपर वाले फ्लोर को गायब कर दिया और वो व्यापारी भी मिट्टी से बनी हुई बस एक गुड़िया थी। व्हाट द हेल ना, मैं सोचा था ये वो अननोन पर्सन है, तो यानी कि मेरी आवाज पूरी बेकार हो गई। मैं फिर से इस कैरेक्टर के ऊपर वॉइस ओवर नहीं करने वाला। जंका कहता है कि इन मिट्टी से बनी हुई गुड़िया से तो मैं आसानी से निपट लूंगा, लेकिन इन मिट्टी के गुड़ियों में एक असली रेडर भी छुपा हुआ था और वो जंका के ऊपर मुक्का मार देता है। वो रेडर कहती है कि तुम्हें इंसानों से लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, तुम तो बस ट्रेस मॉन्स्टर से लड़ते हो। बहरहाल वो रेडर मिट्टी के डॉल के अंदर छुप के जंका के ऊपर काफी सारे अटैक लॉन्च करता है, जिससे जंका नहीं बच पाता। उस रेडर ने ग्राउंड को पूरा मिट्टी में बदल दिया था। इन्हें बस जंका को मारना है, उसके बाद वो बाकी सबको मार के रूडो को लेकर जाएंगे। अब जंका सीरियस हो जाता है। थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो, मैं अब सब कुछ समझ चुका हूँ। ये फीमेल रेडर अपनी कोदाली की मदद से मिट्टी को कंट्रोल करती है और ये टकलू बस मुक्के मारने के लिए है और इस टकलू ने बहुत बड़े बड़े चप्पल पहने हैं ताकि वो मिट्टी के ऊपर फिसल ना जाए। ये सुन के वो रेडर गुस्सा हो जाते हैं। अब जंका आगे कहता है भले ही मेरे पास इंसान से लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, पर मैं अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को काफी अच्छे से जानता हूँ। मुझे इसका वेट और स्मेल भी पता है। मैंने इसे सीखने के लिए दिन और रात लगा दिए। जंका अब अपनी लाठी को जमीन पे मारता है और उसमें होने वाले वाइब्रेशन से उसे पता चल जाता है कौन सी डॉल नकली है और कौन से डॉल में वो आदमी छुपा हुआ है। जंका उस आदमी और औरत के मुंह में अटैक कर देता है और एक ही वार में दोनों को सुला देता है, जिससे वो सारी मिट्टी के डॉल्स पिघल जाती है। जंका कहता है ये लोग तो एक ही अटैक में निपट गए और जंका के पीछे से आवाज आती है और तुम भी एक ही अटैक में निपट जाओगे। और हम जंका के पीछे उसी अननोन पर्सन को देखते हैं जो कि रूडो को ढूंढ रहा होता है। इन्हें यहाँ पर एक एग्जिट डोर मिलता है जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। ग्रेसी यहाँ पर 3 सपोर्टर को जाकर ऊपर सिग्नल देने के लिए बोलता है ताकि यहाँ पर बैकअप आ सके और मैं खुद जंका के पास जा रहा हूँ। तभी यहाँ पर किसी की आने की आवाज आने लगती है। ग्रेस को लगता है कि ये जंका होगा और उसने रेडर्स को हरा दिया, लेकिन ये लड़का तो जंका नहीं था। वो लड़का अब रूडो की तरफ देखता है और कहता है इसके सफेद बाल है, यानी कि वो वही ऊपर से टपका हुआ गिवर है। ऐसा कहकर वो स्पाइडरमैन की तरह ऊपर जाके दीवार में चिपक जाता है। ग्रेस समझ जाता है कि ये भी एक रेडर है और इसका नाम है जेबर। जेबर बाहर जाने के रास्ते को तबाह कर देता है। ग्रेस इस लड़के से कहता है कि रूडो क्लीनर्स का एक पार्ट है, रूडो के पास पहुंचने से पहले तुम्हें हमसे निपटना पड़ेगा। जेबर कहता है कि अबे यार मैं पहले ही बहुत ज्यादा लेट चुका और मैं रास्ता भी भटक चुका था। हेलो जोरो, मुझे तेरा बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। ग्रेस पूछता है कि आखिरकार तुमने जंका के साथ क्या किया, बट जेबर उसे इग्नोर करते हुए रूडो के साथ बात करने लगता है। जेबर कहता है कि कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है। उसके बाद वो रूडो का माउस भी निकाल के फेंक देता है क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रैश मॉन्स्टर नहीं है। रूडो अब उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने जंका के साथ क्या किया। जो दुश्मन स्ट्रॉन्ग होते हैं उन्हें मैं जान से नहीं मारता, तो इसीलिए मैंने बस उसे पॉइजन दे दिया, इससे वो अभी तक तो जिंदा है। इसके बाद जेबर अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उसके हाथ में लोहे के पंजे आ जाते हैं। जेबर रूडो से कहता है अगर तुम मेरे साथ चुपचाप चलते हो तो तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तभी जेबर के ऊपर ग्रिस और फोलो अटैक कर देते हैं, लेकिन जेबर उन दोनों के मुंह में लात मार देता है। जेबर फोलो की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें काबिलियत है, लेकिन ग्रिस के अंदर नहीं है काबिलियत। ग्रिस अब खड़ा हो जाता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी टीम को प्रोटेक्ट करूंगा। अब जेबर कहता है मैंने सुना है कि क्लीनर्स के अंदर सपोर्टर नाम के पालतू लोग भी रहते हैं, लेकिन एक पालतू भला किसी को कैसे ही बचाएगा। रूडो ग्रिस से कहता है रहने दो, तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे, सामने से हट जाओ। जेबर अब रूडो से कहता है बुरा मत मानना, बट ये तो पहले ही मर चुका है। रूडो अब देखता है कि जेबर ने अपने पंजे ग्रिस के अंदर घुसा दिए थे। ग्रिस का तालिस्मान निकलकर बाहर आ जाता है। रूडो उस तालिस्मान को पकड़ता है और ग्रिस के जगह उसे रेक्टो दिखाई देने लगता है।
है, जिसके बाद हम रूडो का एक फ्लैशबैक देखते हैं। रेक्टो अब देखता है कि रूडो अपना सिर एक दीवार के ऊपर मार रहा था। रेक्टो अब पूछता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? अब तो तुम्हारा हाथों का दर्द भी जा चुका है, आखिरकार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? इस पे किड रूडो बोलता है कुछ भी नहीं, मैं बस गुस्से में हूँ, मुझे भी नहीं पता क्यों। रेक्टो बोलता है कि तुम्हें लगता होगा कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने छोड़ दिया है और ये भी कि तुम बेकार हो, इसी कचड़े की तरह। रेक्टो रूडो से कहता है चलो बाहर घूमने चलते हैं, वहाँ पर रूडो को जरूर कोई चीज मिलेगी जिसके अंदर रूडो का इंटरेस्ट होगा। आज हम ढेर सारी चीजें देखेंगे कि आखिरकार तुम्हें क्या क्या पसंद आता है और जल्द ही तुम्हारा कमरा ऐसी चीजों से भर जाएगा जो तुम्हें पसंद है। रेक्टो अब रूडो को बाहर लेके जाता है। ये लोग बुक पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुकिंग भी करते हैं, लेकिन किसी काम में भी रूडो को इतना मजा नहीं आ रहा था। अभी रूडो देखता है कि दीवार की उस तरफ एक आदमी कचरा फेंक के चला जाता है। रूडो भाग के उस तरफ जाता है और उस कचरे के डिब्बे में से एक डॉन निकाल लेता है और रूडो जोर जोर से रोने लगता है। कोई बने से टीचर हो सकता है, मैं इसे टीचर में चाहता हूँ। रेक्टो अब रूडो से बोलता है कि तुम उन चीजों की कीमत भी देख सकते हो जिन्हें लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाता है। रूडो ने वो तालिस्मान पकड़ लिया था, उसके अंदर वो अपना पावर देता है एंड उसे अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना लेता है। ग्रिस जो अब भी जिंदा होता है वो कहता है अब समझ में आया कि रूडो अपना पहले पावर क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाया था। रूडो की पावर ये नहीं है कि वो किसी भी चीज को छूकर अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना ले, बल्कि वो ये है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को समझता है। रूडो उस तालिस्मान को ट्रांसफॉर्म करके काफी बड़ा कर देता है, जो देख कर जेवर खुश हो जाता है और कहता है तुम्हारी पावर तो बहुत ज्यादा कमाल की है। रूडो अपने मन में कहता है कि ग्रिस की वजह से मुझे पता चल गया कि मैं हमेशा से क्या करना चाहता था, अगर ग्रिस नहीं होता तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। रूडो जेवर से कहता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। जेवर कहता है मुझे तो स्ट्रॉन्ग लोग काफी ज्यादा पसंद है और मेरा नाम जैगर वोंगर है, चलो एक दूसरे को चीर देते हैं। उसके बाद वो रूडो के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं इधर ग्रिस का खून बह रहा था और फोलो को चिंता हो रही थी और ग्रिस रूडो को बोलता है कि तुम पिछली बार सही से फाइट नहीं कर पाए थे क्योंकि तुम गुस्से में थे, लेकिन अब उसका दिमाग क्लियर है। इधर चैवर बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, बस एक जगह ही खड़े हो। जिस पे रूडो कहता है दम है तो मुझे मार के दिखा। चैवर अब रूडो के ऊपर तेजी से अटैक करने जाता है, लेकिन रूडो पता नहीं कैसी पट बच गया था। अब जैवर रूडो के ऊपर काफी सारे अटैक कर देता है, लेकिन रूडो को कोई भी अटैक लगता ही नहीं। जैवर बोलता है आखिरकार मेरे हमले तुम्हें लग रहे क्यों नहीं है। इस पे रूडो बोलता है ग्रिस हमेशा इस तालिस्मान से प्रे करता था कि किसी को भी चोट ना आए और ये तालिस्मान रूडो को अटैक लगने दे रहा ही नहीं है। जेवर कहता है मेरे अटैक तुम्हें नहीं लगते तो उसमें क्या हुआ, तुम भी तो मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते ना। रूडो कहता है मैं तुम्हारे अटैक से बच रहा नहीं था, तुम ही तो मेरे आगे से हट जा रहे थे। जेवर रूडो के ऊपर फिर से अटैक करने जाता है, लेकिन तालिस्मान रूडो को बचाने के लिए जेवर को स्लो कर देता है। रूडो तालिस्मान का इस्तेमाल अटैक में नहीं कर सकता तो उसमें क्या हुआ, वो अपने पंच से जेवर को तो मार ही सकता है और वो जेवर को मुक्का मार के दूर फेंक देता है। जेवर को उसकी पावर काफी ज्यादा मजेदार लगती है। जेवर चुपके से रूडो के ऊपर अटैक करता है, बट तालिस्मान फिर से उसे रोक लेता है एंड उसके बाद रूडो और एक मुक्का मार देता है। जेवर अब इस जगह पर तोड़ फोड़ करने लगता है और यहाँ के खंबे को काट देता है। वो धूल में चुपके से अटैक करता है, लेकिन फिर भी तालिस्मान उसे रोक लेता है। जेवर अब चारों तरफ जोर जोर से भागने लगता है, लेकिन वो तालिस्मान की नजर से नहीं बच पा रहा था। अब वो रूडो से बार बार पिट रहा था। रूडो अब उसे हार मानने के लिए बोलता है, जिसपे जेवर बोलता है इतने दिनों बाद अच्छे से पिटाई हुई है। जेवर बोलता है कि मैंने एक चीज नोटिस की तुम्हें, कि तुम्हारा ये तालिस्मान तुम पे होने वाले अटैक को पहचान कर तुम पे रोक देता है, मतलब बचाता है। पर जब मैंने तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंका था उस समय तुम्हारा तालिस्मान कुछ भी नहीं कर रहा था। तुम्हारा तालिस्मान बस तुम्हें उन्हीं चीजों से बचाता है जिसके मन में बस खतरे की भावना हो। उसके बाद वो अपने पंजे दिखाता है जिसके अंदर पॉइजन है और यही उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और इसका नाम है मंकीरा और मेरे राइट हैंड वाले पंजे में जहर होता है। इतना कहते ही वो अपने अंदर ही पंजा घुसा देता है और वो हंसते हुए रूडो से बोलता है कि अब मैं अपना कंट्रोल पूरा खो दूंगा और मैं पागलों की तरह इधर उधर भागता रहूंगा, तो तब भी तुम्हारा तालिस्मान मुझे खतरा मानेगा। अब जहर की वजह से जेबर बेहोश हो जाता है। फिर अचानक से जेबर जाग जाता है और अपने पीछे वाली दीवार को पूरी तरीके से काट देता है अपने पंजों की मदद से। अब जेबर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है और पागलों की तरह रूडो के ऊपर अटैक कर देता है। रूडो हैरान हो जाता है ये देखकर कि ये अभी होश में नहीं है, फिर भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रूडो को यहाँ से दूर चले जाना चाहिए क्योंकि रूडो को इस फाइट में ग्रिस और फोलो को भी चोट आ सकती है, लेकिन जेबर उसके सामने आकर रूडो के ऊपर अटैक कर देता है और इस बार तालिस्मान उसे नहीं रोकता है। रूडो किसी तरह उसका हाथ पकड़ के उसे अपने से दूर कर देता है, लेकिन जेबर फिर से चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है। रूडो को यकीन नहीं होता कि जेबर ने तालिस्मान से बचने का रास्ता इतने जल्दी ढूंढ लिया। उसे जरूर लड़ाई में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और ऐसे लोगों को मार्शल 6 कहा जाता है। आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। रूडो को अपने बचपन की यादें आती है जहाँ पर कुछ बच्चे रूडो को पीट रहे थे। वो बच्चे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम हमारे ऊपर पलट के वार नहीं करोगे, लगता है तुम्हें पीटने में बहुत ज्यादा मजा आता है, लगता है तुम मार्को चिप्स हो। रूडो अब घर जाके रेक्टो से पूछता है आखिरकार ये मार्को चिप्स क्या होता है। अब
वापस कहानी प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जेबर रूडो के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। एंड वहाँ पर रूडो किसी तरह अपनी जान बचा रहा था, क्योंकि जेबर पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। अब जेबर अपना पंजा लेके रूडो के मुंह के अंदर घुसाने वाला था, तभी जेबर को एक डंडा लगता है और ये डंडा जंका का था। तभी जंका यहाँ पर आ जाता है और जंका बोलता है, ओह तुमने तो मुझे पहले अच्छे से हराया नहीं और इस बच्ची के साथ खेलने आ गए। अब वो रूडो से बोलता है, मुझे इस कमीने से अपना हिसाब बराबर करना है। रूडो कहता है, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है। जंका कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ, लगता है तुम अपना पावर को इस्तेमाल करना सीख गए। रूडो कहता है, लेकिन ये पावर तो अब जेबर को नहीं रुक पा रही है। जंका कहता है कि मैं तुम लोगों की फाइट कुछ समय से देख रहा था, तुम्हारा जो तालिस्मान है वो तभी एक्टिवेट होता है जब सामने वाले के मन में तुम्हारे लिए चोट पहुंचाने का इंटेंशन हो, लेकिन अब उसका तालिस्मान बेकार हो चुका है और पॉइजन की वजह से जंका भी ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकता। अब जंका कहता है कि मैं एक चीज ट्राई करना चाहता हूँ कि वो रूडो को मार के देखेगा कि उसका तालिस्मान रिएक्ट करता है या नहीं, और ये हो सकता है कि वो जंका को टेलीपोर्ट करके जेबर के पास भेज दे। अगर जंका का ये प्लान फेल होता है तो रूडो के सिर में बहुत जोर से लगने वाला है डंडा। अब जेबर फिर से उठने लगता है और रूडो के ऊपर अटैक कर देता है। जंका कहता है कि ध्यान रखना उसके पंजे तुम्हें छू भी ना पाए, उसका एक खरोच भी तुम्हारे पूरे शरीर को कमजोर कर सकती है। जंका अपने डंडे से रूडो के ऊपर अटैक कर देता है और तभी तालिस्मान एक्टिवेट हो जाता है और वो तालिस्मान जंका का अटैक जेबर के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे जंका वो अटैक जेबर के मुंह के ऊपर मार देता है और वो उसे दूर फेंक देता है। जंका को यकीन नहीं होता कि उसका आइडिया काम कर गया। एंड यहाँ पर रूडो अपने मन में सोच रहा होता है, यानी कि ये सच में मेरे ऊपर डंडा मारने वाला था। जंका कहता है, अभी मैं बस टेस्ट कर रहा था, लेकिन अब हम मिलकर जेबर को जरूर हरा देंगे। जेबर इनकी तरफ फिर से आने लगता है। जंका अपने डंडे से रूडो के ऊपर मारता है, जिससे रूडो का तालिस्मान जंका को जेबर के पास भेज देता है एंड वो डंडा जाके सीधा जेबर को लगता है। अब ये दोनों इसी टीम अप का यूज करके जेबर को अच्छे से धो देते हैं। अब इसी दौरान जेबर को होश आ जाता है। जंका उसके सिर में डंडी मार के उसे नीचे गिरा देता है एंड वो खुद भी गिर जाता है। जंका का पूरा शरीर अब थक चुका था। अब इधर रूडो का तालिस्मान भी टूट के बिखरने लगता है और राख बन जाता है। अब रूडो बोलता है, आखिरकार ऐसा क्यों? जंका अपने मन में सोचता है, इसके बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकते क्या, या फिर कोई और बात है। रूडो को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने ग्रिस का तालिस्मान खत्म कर दिया। तभी रूडो को अचानक से कुछ होता है और वो जमीन पर गिर जाता है और जंका रूडो की पीठ में पंजे का निशान देख लेता है और जंका को समझ नहीं आया कि जेबर ने उसे पंजा कब मारा। अब जेबर को भी होश आ जाता है और वो कहता है, पता नहीं मैं बेहोशी में क्या क्या किया, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने कुछ अच्छा ही किया होगा। जंका को यकीन नहीं होता कि इतना मार खाने के बाद ये अभी भी चल फिर कैसे रहा है। जेबर अब बताता है कि मेरे लेफ्ट वाले पंजे शरीर के सारे दर्द को गायब कर देते हैं और मेरे राइट वाले पंजे के अंदर पॉइजन है और ये पॉइजन मैंने जंका के अंदर भी डाला था, लेकिन मेरा खुद का शरीर इस पॉइजन से इम्यून हो चुका है, तो इस पॉइजन का जेबर के ऊपर बस 10 मिनट तक ही रहता है, लेकिन जंका के ऊपर ये पॉइजन का असर 30 मिनट तक रहेगा। उसके बाद जेबर पॉइजन वाला पंजा लेके और वो जंका को स्टैब कर देता है ताकि जंका कुछ ना कर सके। उसके बाद वो रूडो के पास जाता है, इसका शरीर पहले ही पैरालाइज हो चुका था। उसके बाद जंका कहता है, अगर मैंने ये मिशन कंप्लीट नहीं किया तो मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। एंड उसके बाद वो रूडो को उठाकर उसके साथ लेकर जाने लगता है। जंका सिर्फ देखता रह जाता, वो कुछ ना कर पाता। जेबर अपने मन में सोचता है, मैं तो अपने बाकी 2 साथी को भूल ही गया, पर उसकी किसे पड़ी है, कोई आएगा उसे लेके चला जाएगा। रूडो अपने मन में कहता है, मैं बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा हूँ, मेरी वजह से ग्रिस और बाकी सब खतरे में हैं। जेबर अब उसी छेद के पास जाता है जहाँ से ये सब गिरे थे। उसके बाद जेबर छलांग मारकर बेसमेंट से ऊपर चला जाता है। अगर जब जेबर बाहर निकलता है और देखता है, उसे पता चलता है यहाँ की दीवारें तो किसी ने तोड़ दी है। जेबर को यहाँ पर रियो दिखाई देती है। तभी यहाँ पर एंजिन आ जाता है और जेबर के पेट में अपना छाता घुसा देता है। एंजिन यहाँ पर बाकी क्लीनर्स के साथ रूडो को बचाने आ गया था। एंजिन कहता है, क्या गंद मचा के रखी है, चलो सफाई करते हैं। अब वो आगे कहता है, तुमने हमारे साथी को बेसमेंट के अंदर गिरा दिया ताकि वो दूसरे लोगों को ना बुला सके। इतनी घटिया हरकत है। वो तो अच्छा है कि टॉमी बाहर निकल आई और पास के टाउन में जाके हम लोगों को कॉल कर दिया, नहीं तो हम लोग को तो कभी पता ही नहीं चलता। टॉमी कहती है कि ग्रिस और बाकी सब अभी भी बेसमेंट के अंदर ही होंगे, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। एंजिन बोलता है, चिंता मत करो, वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, तुम कुछ लोगों को लेके जाओ और उन लोगों को बाहर निकालो। जेबर अब चिल्लाने लगता है। वो कहता है, तुम लोग तो इतने ज्यादा तगड़े लोग हो और मैं बेचारा अकेला टूटा फूटा। अरे तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कि मैं कोई कचरा हूँ? या आई लाइक इट। एंजिन बोलता है, रूडो तुम उस समय से इस पागल से लड़ रहे थे, मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ गया। वहीं पर रूडो सही से हिल भी नहीं पा रहा था। रियो कहती है, अच्छा हुआ रूडो को इतनी ज्यादा चोट नहीं आई। वही डेलमन नाम का एक क्लीनर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसने हमारी टीम मेंबर्स को चोट पहुंचाई, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दूसरा क्लीनर उसे थोड़ा सा शांत रहने के लिए बोलता है। एंजिन बोलता है, वैसे तो हमें बहुत सारे वार्तालाप करने हैं, लेकिन तुम हमारे ऊपर अटैक किए हो तो तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें छोड़ देंगे? जेवर बोलता है, अरे बाबा तुम मुझे जेल में डालोगे क्या? फिर वहाँ
यहाँ से मुझे भागने का प्लान बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या करूँ ना मेरे दोस्त, मुझे मिशन मिला है कि मुझे रूडो को अपने साथ लेकर जाना है। वैसे तो मैं भी यहाँ से दुम दबा के भागना चाहता हूँ, बट क्या करूँ, पापी पेट का सवाल है। बिना मिशन कंप्लीट किए मैं नहीं जा सकता, और इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊँ। उसके बाद जेवर अपने पंजे निकाल कर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अभी उसके पीछे से कोई आ जाता है। इस लड़की का नाम चूटोनी था। वो लड़की कहती है, जेवर टाइम खत्म हुआ, वापिस चलो। जेवर मना करता है। वो कहता है, नहीं, हमें रूडो को साथ में लेके जाना होगा। चूटोनी वापस कहती है, टाइम खत्म हुआ, अब हमें वापस जाना होगा। और यहाँ पर डूम स्क्वाड भी आने वाली है। जिन अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये लड़की आई तो आई कहाँ से। जेवर जाने के लिए तैयार नहीं था। चूटोनी कहती है कि बॉस के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी। सुनकर जेवर को कुछ हो जाता है और वो बाकी लोगों से कहता है, सॉरी मेरे भाई लोगों, मुझे अब जाना पड़ेगा। रियो अब देखती है कि उनके पीछे वाली दीवार में किसी तरह का छेद हो रखा था। जेवर अब रूडो से कहता है, तुम्हारे साथ खेल के बहुत ज्यादा मजा आया मुझे। तुम ऊपर से आए हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा दमदार हो। रूडो अब गाली देते हुए कहता है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, तुमने जो ग्रीस के साथ किया है उसका तुम्हें हिसाब जुटा करना पड़ेगा। जेवर ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, तुम तो बहुत ज्यादा बहादुर हो। तभी उसकी नजर रूडो के हाथ पे जाती है और वो उस ग्लव्स का लोगो पहचान जाता है। इस सीरीज का सामान तुम्हारे पास भी है, कितनी इत्तेफाक की बात है। हावेवर ये बात जब बॉस को पता चलेगी वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, बट अगली बार मैं फुल तैयारी के साथ आऊंगा, तब तक तुम अपने ग्लव्स का ख्याल रखना। इतना कहते ही वो दोनों उस गड्ढे के अंदर घुस जाते हैं। उन दोनों के अंदर जाने के बाद वो गड्ढा अपने आप गायब हो जाता है। एंड वो जो पोर्टल था, आई थिंक वो किसी का वाइटल इंस्ट्रूमेंट होगा। बाकी क्लीनर्स ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वो दोनों गायब भी हो गए। वहीं पर रूडो सोच रहा होता है, आखिरकार ये कौन सी सीरीज की बात कर रहा था। बहरहाल जंका और बाकी सबको बेसमेंट से बाहर निकाल दिया जाता है। रूडो ग्रेस के पास जाता है एंड उससे माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारा तालिस्मान तोड़ दिया। ग्रेस कहता है कि वो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा प्यारी थी, लेकिन मैं खुश हूँ कि वो चीज तुम्हारी काम आ पाई। एंड रूडो, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है, मैं हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है और रूडो बाहर बैठा हुआ था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था कि जेवर ने ग्रेस को घायल कर दिया और रूडो वहाँ पर कुछ नहीं कर पाया, ठीक जैसे रेक्टो के समय हुआ था। क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा। एंजिन अब रूडो को समझाता है कि ग्रेस अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी और उसने तुम्हें इसलिए बचाया कि वो तुम्हें अपना साथी मानता है, ना कि कोई स्पेराइट। चलो अब अंदर जाके ग्रेस से मिल लो। रूडो जब अंदर जाता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि ग्रेस तो आराम से बैठा हुआ था, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो, और वो रूडो को अपनी पावर अवेकन करने पर कांग्रेस करता है। रूडो को समझ नहीं आता कि अब तक ये जिंदा कैसे है। एंजिन अब रूडो का मजाक उड़ाने लगता है कि इसीलिए तुम्हारा मूड खराब था, तुम्हें लगा होगा कि ग्रेस मर चुका होगा। अब रूडो चिल्लाता है कि जेवर ने अपना पंजा तुम्हारे सीने के आर पार कर दिया था, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि तुम्हारा ऊपर का टिकट कट चुका है। ग्रेस अब बताता है कि यहाँ की मेडिकल टीम की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ, खास करके ऐसा की वजह से जो हमारी टीम में एक लौती हीलर है, जो कि हमारी ग्रुप में एक लौती हीलर है और उसी ने ग्रेस को बचाया है। ग्रेस अब उस लड़की से शुक्रिया करता है, लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा शर्मीली है। वो फॉलो का भी शुक्रिया करता है जो हर समय उसके साथ था। इसके बाद वो रूडो से कहता है कि तुमने और जंका ने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारा दुश्मन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और तालिस्मान के बारे में ज्यादा मत सोचो। मुझे खुशी है कि वो तुम्हारे काम आ पाया और यही मेरे लिए काफी है। रूडो कहता है, मुझे जान के खुशी हुई कि ग्रेस अभी तक जिंदा है। एंजिन अब कहता है कि रेडर्स भी अब हमसे पंगा लेने लगे हैं, तो इसका मतलब फ्यूचर में हमें ट्रैश मॉन्स्टर के साथ उनसे भी निपटना पड़ेगा और हमें एक नई इंफॉर्मेशन भी मिली है। तभी यहाँ पर एक दूसरा क्लीनर आके बताता है कि एक रेडर बॉर्डर की बात कर रहा था क्योंकि उन लोग स्पेयर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही हैं। रूडो कहता है, अब ये कौन है? तो एंजिन कहता है, यही तो बॉस है। रूडो फिर से हैरान हो जाता है कि ये आदमी क्लीनर्स का बॉस है। तो बॉस अपना नाम कॉर्बोस बताता है। कॉर्बोस कहता है कि वो जानता है कि रूडो सिर्फ यहाँ पर ऊपर जाने का इन्फॉर्मेशन लेने आया है, लेकिन हम ऐसे लोगों को यहाँ पर भर्ती नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ के लोगों से मिलकर रूडो बदल गया, बल्कि उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दी। और तुम्हारी पावर भी काफी ज्यादा अलग है, जो हम क्लीनर्स के बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। इसीलिए वो रूडो को क्लीनर में शामिल कर लेता है और उसे अपने ऑफिस रूम में बुलाता है क्योंकि उसके पास रूडो के लिए नई यूनिफॉर्म है और कुछ खास इन्फॉर्मेशन भी। ऑफिस में कॉर्बोस कहता है कि स्पेयर और बीच की लाइन को हम लोग बॉर्डर कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी बॉर्डर को पार करने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। अब तुम एक मजेदार कहानी सुनो। ऐसा कहा जाता है कि एक औरत है जो नो मैंस लैंड में बॉर्डर के बिल्कुल पास रहती है। एक बार एक मुसाफिर वहाँ पर भटक गया था, तो उस औरत ने उसकी हेल्प की थी। मुसाफिर ने कहा था कि आखिरकार तुम इस कचरे जैसी जगह पे क्यों रहती हो? औरत ने कहा कि मैं ऊपर से गिरने वाले लोगों को देखती हूँ। वो औरत वहाँ पर कई सालों से रहती है। उस औरत ने आगे बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नीचे आते हैं एंड वापस ऊपर चले जाते हैं, वो भी बिना मरे। यानी कि उस औरत ने जरूर कुछ लोगों को बॉर्डर पार करते हुए देखा होगा। रूडो सोचता है, अगर मैं उनमें से किसी एक को भी पकड़ लूं तो वो मुझे बता सकते हैं कि ऊपर कैसे जा सकते हैं। कॉर्बोस कहता है, और ये भी कि तुम ऊपर से नीचे आने के बाद भी जिंदा कैसे हो। लेकिन ये सफर बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तुम सच में जाना चाहते हो ना, या फिर यहीं रुकना
जाना चाहते हो? रूडो बोलता है कि मैं जरूर जाऊंगा। अभी एंजिन भी ऑफिस में आ जाता है और कहता है क्लीनर वाली यूनिफॉर्म रूडो के ऊपर काफी ज्यादा सूट कर रही है। इसके बाद हम जंका का एक सीन देखते हैं जिसमें वो किसी चीज से बुरी तरीके से डरा हुआ था। अब हमारी कहानी 6 घंटे पीछे जाती है जहाँ पर पोलो रूडो को मना कर रहा था कि उस लड़की को ढूंढने मत जाओ, पर रूडो उसकी एक ना सुनता क्योंकि रूडो को वापस ऊपर जाने का यही एक लौता रास्ता है। एंजिन बोलता है कि तुम इतनी खतरनाक जगह पे ऐसे ही मुंह उठाए नहीं जा सकते। वो जगह नो मैंस लैंड के बीचों बीच है। तुम्हें मरने का शौक है क्या? और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी पावर कैसे काम करती है? तुम अपनी पावर जरूर इस्तेमाल करना सीख गए होगे, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि उसकी लिमिट क्या है या फिर उसकी कमजोरी क्या है? और ये सब हमें नहीं पता है। रूडो बोलता है क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? एंजिन बोलता है बिल्कुल, नो मैंस लैंड में तुम अकेले थोड़ी ना जाओगे। हाँ बिल्कुल, नो मैंस लैंड में अगर अकेले तुम जाओगे तो तुम एक दिन में निपट जाओगे। और क्लीनर सिर्फ ट्रेस बीस को मारते ही नहीं, उसके ऊपर रिसर्च भी करते हैं जिससे उन्हें नो मैंस लैंड में काफी ज्यादा फायदा होगा। और हमें साथ ही साथ रेडर्स का भी ध्यान रखना होगा। रूडो अब पूछता है कि उन जैसे लोग आखिरकार गिवर कैसे बन गए? अब एंजिन बताता है कि सभी लोग दिल से अच्छे नहीं होते हैं और सभी लोग अपने ऑब्जेक्ट का सही से ख्याल नहीं रख सकते। कुछ लोग दिल से अच्छे होते हैं लेकिन अपनी चीजों का सही से ख्याल नहीं रखते। वहीं पर कुछ लोग बुरे होते हैं लेकिन अपनी चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। कोई इंसान अच्छा है या बुरा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो इसका गिवर बनने से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग गिवर को अच्छा नहीं मानते और उन्हें को डिपेंडेंट कहते हैं। रूडो अपने मन में सोचता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि बुरे लोग कभी भी अपनी चीजों का सही से ध्यान रखते होंगे, पर मैं गलत था। एंजिन कहता है आज तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए, पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रही हो। रूडो अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। तभी वहाँ पर रियो आ जाती है और बोलती है कि चलो मैं तुम्हें पूरा हेडक्वार्टर घुमाती हूँ। रियो उसे ट्रेनिंग रूम दिखाती है, फिर डाइनिंग हॉल दिखाती है, उसके बाद टॉयलेट दिखाती है। इसके बाद वो रूडो से पूछती है कि ऊपर की लाइफ कैसी है, जिस पे रूडो बताता है कि मैं रेक्टो के साथ घूमने जाया करता था, कचरा ढूंढता था और मैं लोगों से गालियाँ खाता था। रियो कहती है टेंशन मत लो, गालियाँ तो तुम्हें यहाँ पर भी मिलेगी। अब रियो पूछती है कि आखिरकार उन लोग खाते क्या थे, जिस पे रूडो बताता है ब्रेड और सूप। रियो पूछती है और मिठाई? रूडो बताता है कि मिठाई तो बस अमीर लोग ही खाते थे। अब रियो बताती है कि हमारे पास भी मिठाई है, खाना चाहोगे? एंड उसके बाद उसे कैफेटेरिया लेके जाती है। रियो बोलती है कि यहाँ पर कुछ फूड वेंडर होते हैं जिनसे ये लोग खाने का सामान खरीदते रहते हैं। एंड यहाँ पर एंजिन भी बैठा हुआ था जिसे रियो बताती है कि इसने कभी भी मिठाई नहीं खाई है, जिस पे एंजिन बताता है कि ऊपर का तो पता नहीं बट यहाँ पर मिठाई बहुत ज्यादा फेमस है। रूडो कहीं तुम्हें इसकी ज्यादा लत ना लग जाए। मिठाई देख के रूडो का मुंह खुला का खुला रह गया था। रूडो अपने मन में सोच रहा होता है ये तो अमीरों का खाना है और वो भी इतना सारा। एंजिन बोलता है कि यहाँ पर इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि फसल उगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन बेंडर के पास कुछ ऐसे गिवर हैं जिनका काम ही खाना बनाना होता है, इस वजह से हमारे पास मिठाई की कमी नहीं है। रूडो अब एक मिठाई उठा के खाता है जो कि उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है एंड उसके बाद वो बाकी मिठाई के ऊपर भी टूट पड़ता है। उसने इतना अच्छा पहले कभी नहीं खाया था कुछ। एंजिन उसे रुकने के लिए बोलता है अगर तुम ज्यादा खा लोगे तो तुम मोटे हो जाओगे। तभी यहाँ पर संटा नाम का क्लीनर आ जाता है, तो रूडो को घूरने लगता है। रूडो को लगता है कि उसे मिठाई चाहिए, तो रूडो ना चाहते हुए भी एक लॉलीपॉप उसे ऑफर करता है। संटा लॉलीपॉप खाते हुए उससे और मिठाई मांगता है जो कि रूडो को अच्छा नहीं लगता। एंड कहानी अब 6 घंटे आगे आती है यानी कि प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर रियो और एंजिन बात कर रहे थे कि ये रूडो ने तो पूरे मिठाई का भंडार ही खत्म कर दिया। जंका भी यहीं से गुजर रहा था। अभी उसे दरवाजे में से एक मोटा आदमी निकलते हुए दिखता है। इसे देख जंका डर जाता है, ये कौन सा घुसपैठिया है, लेकिन ये तो रूडो था जो मिठाई खाने से इतना मोटा हो चुका था। एंड इसके बाद रूडो के लोग ट्रेनिंग कराने लगते हैं, पर रूडो तो एक चाकू को भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था। एंजिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतनी मिठाई खाने की वजह से लगता है तुम अपनी पावर्स को भूल गए हो। अब रियो बोलती है कम से कम ये चल फिर तो पा रहा है। रूडो को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी पावर काम क्यों नहीं कर रही है। जंका अब समझ जाता है रूडो को ऐसी चीजों को सुधारने का शौक था जो टूटी हुई होती, जिन्हें लोग फेंक दिया करते थे, यानी कि उसकी पावर बस टूटी हुई चीजों के ऊपर ही काम करेगी, यानी कि कचरे के ऊपर। रूडो के सामने कुछ पुराना सामान लेके पटक दिया जाता है। रूडो उन कचरे में से एक ट्रायंगल उठाता है जिसे वो ट्रांसफॉर्म कर लेता है। एंजिन जंका की तारीफ करता है कि तुम्हारे पास तो क्या ही दिमाग है और साथ ही में तुम काफी अच्छे टीचर भी हो। अब जंका रूडो को कहता है कि तुम अब एक से ज्यादा हथियार बनाने का ट्राई करो। रूडो अब दूसरी चीज उठाता है एंड उसे भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसे देख सब कोई चौंक जाते हैं। तभी रूडो के नाक से खून निकलने लगता है, यानी कि रूडो की भी एक लिमिट है, यानी कि उससे ज्यादा वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो रूडो की एक लिमिट है जिससे ज्यादा वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। और उसकी ग्लव्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी है कि उसका शरीर उसे झेल नहीं पा रहा। और रूडो पूछता है आखिरकार ये क्वालिटी क्या होता है। वो एंजिन बताता है जिस चीज का तुम जितने समय तक अच्छे से ख्याल रखोगे वो उतने ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं और इसे क्वालिटी इंप्रूव करना कहा जाता है। और जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी उतनी ज्यादा उन्हें पावर मिलती है, लेकिन इसमें यूजर का माइंडसेट और एक्सपीरियंस
पेरेंट्स भी मैटर करता। जंका अपने मन में सोचता है इसने अपने ग्लव्स को तब से रखा है जब से ये बच्चा था, इसीलिए उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है और उसका शरीर उसे झेल नहीं पा रहा है, या फिर उनका लेना देना उस सीरीज से है। अब रूडो बोलता है आखिरकार क्यों जब भी मैं अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनाता हूँ और उसे खत्म करता हूँ तो वो धूल बन के बिखर जाता है। आखिरकार वो धूल बन के क्यों बिखर जाता है, और अभी मैंने जिस चीज को ट्रांसफॉर्म किया था वो अभी तक ठीक कैसे है। रियो कहती है तुम किसी भी टूटे चीज को उसके प्राइम में लेके आ जाते हो और उन चीजों का इस्तेमाल करने की वजह से उनका पूरा पर्पस हो जाता है, जिससे वो अपने आप ही तबाह हो जाते हैं। जंका कहता है वो तालिस्मान भी तभी खत्म हुआ था जब तुम्हारी राय पूरी खत्म हो चुकी थी और रूडो सेफ था। एंजिन कहता है कि शायद यही रूडो की पावर है, वो कचड़े को भी लायक समझता है एंड उनका पर्पस पूरा होने के बाद वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तुमने ग्रेस का तालिस्मान तोड़ा नहीं था, बल्कि तुमने उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके उसे रिटायर कर दिया था। रियो कहती है कि जेवर ने कहा था कि तुम्हारी ग्लव्स किसी सीरीज का पार्ट है, यानी कि ये हो सकता है कि किसी और के पास भी रूडो जैसी ग्लव्स हो। अब रियो बोलती है तुम्हारे वाइटल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। दरअसल ये सब ने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा था, इन सब ने अपने इंस्ट्रूमेंट को नाम दे रखे थे, जैसे कि रियो की कैंची का नाम रीपर है, एंजिन के छाते का नाम अम्ब्रेकर और जंका का डंडे का असिस्टाफ। रूडो कहता है मैंने तो कभी भी इसके बारे में सोचा ही नहीं। तो इस पे एंजिन कहता है तो अभी सोच लेना। दूसरी तरफ हम रेडफ्स को देखते हैं जो अपने बॉस को जाकर कुछ बताते हैं। द क्लीनर, सिटी ऑफ आर्ट, डेजर्ट ऑल्टर, वाइटल इंस्ट्रूमेंट, वॉचमैन सीरीज एंड रूडो। तो जैसा कि अब तक हमने देखा कि रूडो अपनी पावर बस कचरे के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है एंड एक बार उसे इस्तेमाल करने के बाद वो धूल बन के बिखर जाती है। तो अब रात को रूडो अपने ग्लव्स खुल के हाथ को धोता है जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है एंड वो जब अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि रियो उसकी बेड में लेटी हुई थी। वो बोलती है रात के 4 बज चुके हैं और अभी तक तुम सोए नहीं, तुम्हें पता है ना कि कल हमारा मिशन होने वाला है। रूडो पूछता है तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो और तुम यहाँ पर आई कैसे। रियो बोलती है तुम्हारे कमरे के ऊपर मेरा कमरा है और जब मैंने तुम्हारी चीखने की आवाज सुनी तो मैं खिड़की से कूद के इधर आ गई। और तुम्हारे हाथों में दर्द है क्या। रूडो कहता है ग्लव्स पहनने के बाद मेरे हाथों में दर्द नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्हें धोना तो पड़ता है। रियो बोलती है तुम्हारी हाथों की हालत खराब लग रही है, हाथ जल गए थे क्या। तो रियो बोलता है ये चीज मेरे कमीने पेरेंट्स से पूछना चाहिए तुम्हें। रियो बोलती है पेरेंट्स हमें काफी सारी चीजें देते हैं, अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी। उसके बाद वो चली जाती है। बहरहाल अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंजिन कहता है रूडो का भी फुल फेस तैयार नहीं है। रूडो पूछता है आखिरकार ये फुल फेस क्या है। तो एंजिन बताता है जब क्लीनर्स नो मैट्स लैंड जाते हैं तो उन्हें पूरा मास्क पहनना होता है, उसे ही फुल फेस कहा जाता है। हमारे पास एक आर्टिस्ट है जो फुल फेस मास्क बनाता है, लेकिन वो बंदा अपने हिसाब से काम करता है। उसे अगर जल्दी बनाने के लिए बोले तो वो भड़क जाता है और वो इस समय रूडो का मास्क बना रहा है। बॉस कहता है जब तक मास्क बन रहा है तब तक तुम अपने ऊपर सुरक्षा कवच करा लो। लैमियो बोलती है नो मैंस लैंड काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, इसीलिए जितनी ज्यादा सेफ्टी हो सके उतनी ज्यादा सेफ्टी करनी चाहिए। इनके पास एक गिवर है जो इनके ऊपर सुरक्षा कवच जैसे स्पेल कास्ट करेगा। ऑल्दो वो गिवर कभी भी इधर से आ जा सकता है, लेकिन वो बहुत दिन से इधर आया नहीं है, इसीलिए तुम लोगों को उसके पास जाना होगा। अब रूडो पूछता है हम कहाँ जाने वाले हैं, जिसपे एंजिन बोलता है सिटी ऑफ ग्रेफिटी, कैनवस टाउन। उसके बाद एंजिन बाकी की टीम भी दिखाता है जो कि इनके साथ नो मैंस लैंड जाएंगे उस औरत को ढूंढने के लिए। जंका, रियो, डेलमन, टेंसी एंड 3 सपोर्टर ग्रेस, फॉलो, टॉमी। वैसे तो मिशन के दौरान इन लोग 5 सपोर्टर को साथ लेके जाते हैं, लेकिन नो मैंस लैंड के अंदर जितने ज्यादा गिवर होंगे उतना ज्यादा अच्छा है और सपोर्टर जितने कम हो उतना, क्योंकि सपोर्टर्स वीक होते हैं। अब डेलमन रूडो के पास आता है और कहता है मैंने तुम्हारी लाइव स्टोरी सुनी है एंड मैं उन कमीनों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने तुम्हें नीचे फेंका था, और मुझे रूडो जैसे जुनून और जज्बे वाले लोग काफी ज्यादा पसंद है, तुम्हें तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। डेंसी बोलता है रूडो को एंजिन लेके आया था तो बेहतर होगा कि वो भी उसी के ग्रुप में जाए। मैं डेलमन की तरफ से माफी मांगता हूँ कि ये बहुत ज्यादा चिल्लाता है, लेकिन आदमी बड़ा अच्छा है। एंड डेंसी को भी जुनून वाले लोग काफी ज्यादा पसंद है। जिन बोलता है डेलमन तुम इन लोगों को अपना गाना क्यों नहीं सुनाते, जो सुनकर जंका अपने कान में रुई घुसा लेता है। डेलमन जोर से चिल्लाने लगता और कहने लगता मेरा है एक दोस्त जिसके मुंह बोले भाव को मार दिया उसके सामने, उस बंदे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बदले में दुनिया ने उसका सब कुछ छीन लिया, से वो प्यार करता था उसने दे दिया उसे धोखा, उसके पास था रास्ता विलन बनने का लेकिन उसने चूज किया हीरो का। आगे का गाना कभी मैं और सुनाऊंगा। ये लोग एक टाउन की तरफ जाने लगते हैं जो ऊपर से बंद था, यही कैनवस टाउन है एंड लोगों ने इसके दीवार पे पूरी पेंटिंग बना रखी थी। रूडो पूछता है यहाँ के सारे शहर ऐसे बने हैं क्या। डेंसी बताता है कि ज्यादातर बड़े शहर के ऊपर ऐसी दीवार बनी होती है ताकि स्पेयर से गिरा हुआ कचरा इनके सिर पर आके ना गिरे। कई सारे लोग जो शहर से बाहर रहते हैं उनके ऊपर कचरे गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। वैसे भी गलती भी उन लोगों की है जो शहर से बाहर रहते हैं। अब 2 लोग इस शहर के अंदर जा रहे होते हैं लेकिन वो गेट को पार ही नहीं कर पा रहे होते हैं, बल्कि गेट खुला हुआ था। वहीं पर एंजिन और बाकी क्लीनर्स आराम से एक शहर के अंदर घुस जाते हैं। एंजिन रूडो को भी अंदर बुलाता है एंड
एंड कहता है, इंजन बोलता है जब तक तुम्हारे मन के अंदर किसी भी तरीके का घोट ना हो तुम इस शहर के अंदर आ जा सकते हो। शहर के हर एक दीवार पर पेंटिंग बनी हुई थी। इंजन कहता है कि यहाँ के कई सारे लोगों को पेंटिंग करना पसंद है, इसीलिए कैनवस टाउन बनाया गया ताकि यहाँ के लोग अपने मर्जी से कुछ भी पेंट कर सके। इनके बॉस ने बताया था कि इस शहर को सिटी ऑफ आर्ट भी कहते हैं। रूडोल्फ यहाँ पर कहता है, हम यहाँ पर आर्ट देखने आए हैं क्या? इंजन बोलता है हम यहाँ पर एक आर्टिस्ट गिवर से मिलने आए हैं। उसके पास पावर है कि वो किसी भी चीज को पेंट करके उसके ऊपर सुरक्षा कवच बना सकता है, जैसे कि वो दो लोग जो शहर के अंदर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि इस गिवर ने गेट पर तालिस्मान पेंट किया हुआ है कि बुरे इंटेंशन वाले लोगों को शहर के अंदर ना आने देना। रूडो कहता है, वाह ये कितनी कमाल की पावर है ना। इंजन बोलता है, उसका इंस्ट्रूमेंट भी काफी ज्यादा रेयर है एंड उसको ये पावर अपनी पूर्वजों से मिली है। अब अचानक से एक लड़की भागते हुए इंजन से टकरा जाती है। उस लड़की की आंखों में आंसू थे और वो बिना कुछ बोले भाग जाती है। बाकी सबको लगता है कि इंजन ने उस लड़की को रुला दिया। अभी यहाँ पर एक बूढ़ा आ जाता है और कहता है, तुम तो मेरी एक्सपर्टेशन से भी पहले आ चुके हो, तो ये आदमी इस शहर का मेयर है। इंजन बोलता है, हम यहाँ पर गॉब से मिलने आए हैं, उसे तालिस्मान बनवाने थे हमें। वो कहाँ पर है? अब यहाँ पर मेयर बोलता है, वो तो आज सुबह ही मर गया। ये लोग बेड पे रखे हुए गॉब की डीबी देखते हैं, इसका मतलब स्क्रीन पे आ रहा होगा। इंजन कहता है, क्या ये सच है? तो मेयर बताता है कि ये आज सुबह ही पोल्यूशन से मरा है। सेफ जोन में से पेंटिंग करते हुए मजा नहीं आ रहा था, तो ये पोल्यूटेड जोन में भी पेंट करने चला गया एंड वहाँ पर ये पेंट करने में इतना ज्यादा खो गया होगा, वो अपना मास्क भी उतार दिया होगा कि मैंने इसके लिए इसे कई बार डांटा था। इंजन अब यहाँ पर अपने घुटनों में आ जाता है। रूडो को याद आता है कि तो गॉब को मैंने एक बार हेडक्वार्टर में देखा था एंड उसे काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है। सी अब बोलता है कि यहाँ पर ग्राउंड पर ऐसी चीजें होना तो नॉर्मल है। एयर बोलता है कि गॉब ने पहले ही अपना सक्सेसर चुन लिया था, जिसे उसके पूर्वजों से चलता हुआ इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। ये वही लड़की थी जो इंजन से टकरा गई थी। एयर अब आगे कहता है कि वारिस अपना पिछला यूजर ही चुनता है, उसे नहीं पता कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है, लेकिन जब भी उस वारिस को ये पेंट दी जाती है उसकी गिवर वाली ताकत जाग जाती है एंड वो एक स्पेल कास्टर बन जाता है। लड़की का नाम रेबलिन है एंड गॉब के बाद यही स्पेल कास्टर बनेगी। पेंट को हासिल करना किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत ज्यादा प्राउड की बात मानी जाती है, लेकिन ये लड़की तो काफी ज्यादा छोटी है कि अपने कंधों में ये इतना बड़ा भार उठा पाएगी। बॉलो रूडो को बताता है कि कुछ लोग तुरंत गिवर बन सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए उसे बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है, लेकिन कुछ लोगों के पास अपनी एक हुनर होती है, भले ही उनके पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो, वो किसी दूसरे वाइटल इंस्ट्रूमेंट को लेते ही गिवर बन जाते हैं। से ये काफी ज्यादा रेयर होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट पास किया जाए। मेयर कहता है कि गॉब और एमलिन भाई बहन जैसे थे एंड गॉब कैसे खुशी से पेंटिंग किया करता था। मैं खुद एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ का एक मेयर बन गया कि मुझे लोगों को पेंट करते हुए देखना पसंद है। जिन गॉब याद करता है कि गॉब कैसे उनके हेडक्वार्टर में आ जाया करता था एंड कभी भी चला जाता था और उसके चेहरे में हमेशा एक स्माइल रहती थी, क्योंकि इंजन अब कभी नहीं देख पाएगा। इंजन बोलता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए और वो एमलिन से अपना ध्यान रखने के लिए बोलता है। अब एमलिन जोर से चिल्लाती है और कहती है, पहाड़ में गया रोना धोना, अब चलेगी पार्टी साटी पार्टी चलेगी सारी रात। तो सुन के सब शौक हो जाते हैं। एमलिन अब मेयर के हाथ से वो पेन लेकर बाहर भाग जाती है। वो अब छत पे जाके बोलती है, गॉब मर चुका है एंड मुझे इस चीज का काफी ज्यादा दुख है, लेकिन गॉब कभी ये नहीं चाहेगा कि हम उसके याद में रोते फिरें। एमलिन अब उस पेंट को खोलती है जो कि एक पेंट ब्रश होता है। उसके बाद उसके अंदर भी गिवर वाली ताकत जाग जाती है। वो अब पेंट ब्रश से जमीन के अंदर एक स्पेल बनाती है एंड वहाँ पर रखे हुए पेंट के डब्बे रॉकेट की तरह आसमान में जाते हैं एंड फूट जाते हैं। शहर के सारे लोग ये चीज देख रहे होते हैं एंड रेबलिन चिल्लाती है, चलो जश्न मनाएं। ये देखकर रूडो को रेक्टो की याद आ जाती है। शहर के लोग भी जश्न में शामिल हो जाते हैं। मेयर कहता है कि तुम जिस स्पेल के लिए यहाँ पर आए थे उसके लिए तुम्हें टाइम लगेगा। इंजन बोलता है, वो तो दिख ही रहा है मुझे। तो ये कैनवस टाउन मस्ती और आजादी का शहर है एंड ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।